CH51 क्योंकि अनामिका मेरी बीबी है। थोड़ी देर बाद अनामिका को होश आ जाता है और वो बेड से उठकर बैठ जाती है और अपने सर को पकड़कर याद करने की कोशिश करने लगती है, मैं इस रूम में कैसे आए। तभी उसके कानों में शांत मगर गहरी आवाज़ पड़ती है, कहाँ गई थी तुम और बेहोश कैसे हो गई। अनामिका हैरानी से अपनी नज़रें सोफे की तरफ करके देखती है, ओ गॉड, इसी की कमी थी। अंश, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो, कहाँ की तुम। अनामिका चिढ़ते हुए, क्यों जाना है तुम्हें कि मैं कहाँ गई थी। फिक्र तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं बीवी हूँ तुम्हारी, भूल गया हो तो याद दिला देती हूँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, डाइवोर्स हो चुका है हमारा। अनामिका की बात सुनकर अंश एटीट्यूड में सोफे से उठते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है अनामिका कागज़ के टुकड़े लाइफ डिसाइड कर सकते हैं। नहीं अनामिका, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन होता है, और अगर तुम्हें ये लगता है मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया तो मेरा तुमसे रिश्ता खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अनामिका हैरानी से अंश को देखने लगती है, क्या मतलब है तुम्हारा। अंश तिरछा मुस्कुराते हुए, बहुत जल्द पता चल जाएगा, तब तक आराम करो, काफ़ी कमज़ोर हो गई, बोलकर साइड टेबल से मेडिसिन लेकर अनामिका के हाथ में दे देता है और साथ में पानी का गिलास को पकड़ा देता है, खाओ इसे और इसके बाद खाना भेज रहा हूँ, खा लेना। अनामिका अंश को देखते हुए, क्यों कर रहे हो मेरी इतनी फिक्र, इसमें भी तुम्हारी कोई चाल तो नहीं। अंश मुस्कुराते हुए, छोटा दिमाग है, जितना कम यूज़ करोगी इतना ज़्यादा अच्छा होगा, बोलकर अनामिका के मुंह में ज़बरदस्ती मेडिसिन डाल देता है और साथ में पानी भी पिला देता है। मैं जा रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना, बोलकर पानी का गिलास रखकर रूम से बाहर चला जाता है। अनामिका अपना छोटा सा दिमाग चलाती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब मेरे साथ अंश ने किया हो और अब मेरी फिक्र का दिखावा कर रहा है, सोचकर बेड से उठ जाती है। तभी उसे अंश की आवाज़ सुनाई देती जो आंग्रे से कुछ बोल रहा था। अंश, अनामिका को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। आंग्रे, यस बॉस, मैंने परी मैम से बात की है, वो जाने के लिए रेडी है। अंश, मैं चाहता हूँ परी उससे मिले, लेकिन परी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आंग्रे, यस बॉस, मैं मैम का पूरा ध्यान रखूंगा। अंश, गुड, बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अनामिका की आंखें नम हो जाती है, इसका मतलब ये सब तुमने किया, मैंने कैसे सोच लिया कि तुम्हें मेरी फिक्र हो सकती है, सोचकर अपने आंसू पोंछ लेती है। परी का रूम, प्लीज़ कान्हा जी, अंश भाई को उनकी खुशी दे दीजिए, उन्हें उनका प्यार दे दीजिए, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई को उनका प्यार दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, और एक रिक्वेस्ट, विवांश जी को दुनिया की हर खुशी देना प्लीज़, कभी उन्हें कोई दुख मत देना। दूसरी तरफ विवांश होटल में ठहरा हुआ था। विवांश अपने रूम में बैठा हुआ परी की फोटो को देख रहा था। प्यार भी कितना अजीब होता है, जब मेरे साथ थी तो मुझे तुम्हारी कदर नहीं थी, तुम्हें टॉर्चर करता था, लेकिन तुमसे दूर होकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जान गया हूँ तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, एक मौका दे दो मुझे अपनी गलती सुधारने का। अंश एक अंधेरे रूम में था जहाँ एक लड़की की बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी। अंश फोटो को देख रहा था। इस वक्त अंश की आंखें नाम थी। वही अनामिका अंश के रूम में बैठी रो रही थी। मुझे लगता था कि तुम्हें जान से मारकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन नहीं, मैं गलत थी, तुम जैसा इंसान किसी मोहब्बत के क्या किसी की नफरत के भी काबिल नहीं। आई हेट यू अंश राठौड़, आई हेट यू कहते हुए रोने लगती है। वही रागिनी रूम में खिड़की के सामने बारिश में भीग रही थी। आई एम सॉरी अंश, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, काश मैंने सालों पहले अपने प्यार पर भरोसा किया होता, आई एम सॉरी अंश कहते हुए रोने लगती है। बहुत जुदा है और उसे मेरे दर्द की कहानी, जख्म का कोई निशान नहीं और दर्द की कोई इंतहा नहीं। अगली सुबह अनामिका पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अनामिका निर्मला के पास आकर बोलती है, दादी कुछ काम है। निर्मला जी मुस्कुराते हुए अनामिका के सर पर अपना हाथ फेरती है, नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है। अनामिका मुस्कुराते हुए, दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही अवंतिका और मीरा भी बैठी थी। अवंतिका, अनामिका कल तुम्हें क्या था, तुम्हें पता है कल तुम्हारी वजह से अंश की सगाई नहीं हो पाए। अनामिका हैरानी से, मेरी वजह से सगाई नहीं हो पाए, पर क्यों। मीरा, क्योंकि तुम बेहोश हो गई और पता नहीं तुम सच में बीमार थी या फिर बीमार होने का ड्रामा कर रही थी ताकि अंश की सगाई रोक सको। अनामिका, ऐसा जानबूझकर क्यों करेगी। निर्मला मीरा को डांटते हुए, मीरा बेटा क्या बोल रही हो आखिर। तभी उन सभी के कानों में अंश की आवाज़ पड़ती है, क्योंकि अनामिका मेरी बीवी है। सब लोग शॉक्ड होकर अंश को देखने लगते हैं। CH52 वेडिंग ड्रेस, अंश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वही अनामिका तो शॉक्ड होकर अंश को देख रही थी। अंश सीढ़ियों से पैंट की पॉकेट में एक हाथ डाले नीचे हाल में आकर खड़ा हो जाता है। निर्मला जी अंश के पास आकर हैरानी से पूछती हैं, क्या बोल रहे हो बेटा, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं, और रूही से शादी करने के लिए हाँ क्यों की। अवंतिका निर्मला से, पक्का इस अनामिका ने कुछ किया होगा। निर्मला अवंतिका को डांटते हुए, पहले अंश की बात सुनने दो, उसके बाद ही अनामिका पर इल्जाम लगाना, और फिर अंश से, तुमने ऐसा क्यों कहा कि अनामिका तुम्हारी बीवी है और शादी कब की। अंश अनामिका को देखता है जिसकी आंखें नम थी और चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा। मीरा अनामिका के पास आकर, अंश जो बोल रहा है वो सच है क्या, तुम दोनों की शादी हो चुकी है। अंश नॉर्मल ही बोलता है,
आप लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं और कोई अनामिका को कुछ नहीं कहेगा। अनामिका अंश की बात सुनकर उसके चेहरे को देखती है। निर्मला अंश को डांटते हुए, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, शादी को गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। आज उसके साथ मन हुआ उसके साथ शादी कर ली, कल किसी और के साथ मन हुआ उससे शादी कर ली, और अगर ऐसा कुछ था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अवंतिका, मम्मी जी मैंने तो पहले ही कहा था मुझे अनामिका ठीक नहीं लग रही, ऐसे किसी लड़की को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपने तो मेरी बात नहीं मानी, अब देखिए क्या हो गया। निर्मला गुस्से में अंश की आंखों में देखते हुए, मुझे जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों कहा। अनामिका तुरंत सीढ़ियों से रोते हुए ऊपर भाग जाती है। अवंतिका, देखो कैसे मुंह छुपाकर भाग गई, मुझे तो पहले ही इस पर शक था। मीरा बिल्कुल सही कह रही हो, ना मम्मी इस लड़की को राठौड़ मेंशन लाती और न ये सब होता। अंश गुस्से में चिल्लाते हुए, मैंने कहा अनामिका को कोई कुछ नहीं कहेगा, और रही बात शादी की तो मैंने नाम नहीं की है, लेकिन अनामिका से शादी करने वाला हूं और यह मेरा आखिरी फैसला है, बोलकर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। अनामिका गेस्ट रूम में बेड पर बैठी रोए जा रही थी। अंश राठौर खुद को समझता क्या है, तभी अंश भी अनामिका के रूम में आ जाता है। तुम रो क्यों रही हो। अनामिका गुस्से में बेड से उठकर अंश का कॉलर पकड़ लेती है। अंश कुछ नहीं कहता, शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अनामिका, मिस्टर अंश राठौड़ तुम खुद को समझते क्या हो, एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना मैं तुमसे शादी करूंगी, समझ में आया तुम्हें। अंश तिरछा मुस्कुराते हुए अनामिका के हाथों को अपने कॉलर से हटाता है। मैं खुद को क्या समझता हूँ यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, अगले 3 दिन बाद हमारी शादी है और आज हमारी एंगेजमेंट, जल्दी से तैयार हो जाओ। अनामिका गुस्से में, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे शादी करूंगी, कभी नहीं, मैं अभी के अभी राठौर मेंशन छोड़कर जा रही हूं और तुम मुझे रोक नहीं सकते समझे, बोलकर गेस्ट रूम से जाने लगती है। तभी अंश अनामिका का हाथ पकड़ लेता है। अनामिका, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और अगर तुमने एक भी कदम इस रूम के बाहर बढ़ाया तो उधर मेरे आदमी तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे, सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है, अगले आधे घंटे में तैयार होकर नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा स्वीट हार्ट, बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद अनामिका के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। वही अंश के कहने पर परी, ईशानी, आर्यन, अबीर, रूही और रूही के मॉम डैड शॉपिंग करने गए थे। ईशानी परी अपने लिए शादी में पहनने के लिए ड्रेस चूज कर रही थी, तभी परी की नज़र अपने सामने खड़े कपल पर जाती है जो शायद अपनी शादी के लिए लहंगा ले रहे थे। परी को अपनी और शिवांश की याद आ जाती है। फ्लैशबैक। एक बार विवांश परी को शॉपिंग के लिए मॉल में गया था, लेकिन परी को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। तभी विवांश की नज़र वेडिंग लहंगे पर जाती है। विवांश परी को वो लहंगा दिखाते हुए, विवांश, परी तुम वो ड्रेस क्यों नहीं ट्राई करती, कितनी खूबसूरत लग रही है। परी उस वेडिंग ड्रेस देखकर मुंह बनाते हुए, आप भी ना, वो वेडिंग ड्रेस है और अभी हमारी कोई शादी नहीं होने जा रही, कुछ और देखते हैं। विवांश चिढ़ते हुए, तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो हम शादी करेंगे ना, तो तुम अभी से ही ले लो, मेरा कितना मन है तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का, प्लीज एक बार ट्राई करो। परी मुस्कुराते हुए, लेकिन विवांश में कैसे। विवांश जिद करते हुए, लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से जाकर ट्राई करो, बोलकर वो पिंक कलर का लहंगा परी के हाथों में थमा देता है और उसे जबरदस्ती ट्रायल रूम में भेज देता है। थोड़ी देर बाद परी उस पिंक कलर के लहंगे को पहनकर ट्रायल रूम से बाहर निकलती है। विवांश तो परी को देखता ही रह जाता है, वही परी को बहुत शर्म आ रही थी। विवांश परी के पास आकर उसके लहंगे के दुपट्टे को उसके सिर पर डाल देता है। बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिल कर रहा है तुम्हें ऐसे ही जी भर कर देखता रहूं और कभी तुम्हें खुद से दूर ना जाने दूं। परी विवांश की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। विवांश, अब आप बस भी कीजिए, बोलकर वापस ट्रायल रूम में चली जाती है। ड्रेस चेंज करने के बाद परी वो लहंगा वापस करने वाली होती है, तभी उसे पता चलता है कि विवांश ने ये लहंगा उसके लिए खरीद लिया है। परी विवांश से, इसे खरीदने की क्या जरूरत है, ये बहुत महंगा है, आप प्लीज इसे वापस कर दीजिए। विवांश मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं जरूरत है, और मैंने इसे इसलिए खरीदा है क्योंकि ये तुम पर अच्छा लग रहा है। परी चिढ़ते हुए, अगर मुझ पर हर ड्रेस अच्छी लगेगी तो क्या आप सब ड्रेस खरीद लोगे। विवांश, हाँ बिल्कुल। CH53, रागिनी का दर्द। फ्लैशबैक। एक बार विवांश परी को शॉपिंग के लिए मॉल में गया था, लेकिन परी को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। तभी विवांश की नज़र वेडिंग लहंगे पर जाती है। विवांश परी को वो लहंगा दिखाते हुए, विवांश, परी तुम वो ड्रेस क्यों नहीं ट्राई करती, कितनी खूबसूरत लग रही है। परी उस वेडिंग ड्रेस देखकर मुंह बनाते हुए, आप भी ना, वो वेडिंग ड्रेस है और अभी हमारी कोई शादी नहीं होने जा रही, कुछ और देखते हैं। विवांश चिढ़ते हुए, तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो हम शादी करेंगे ना, तो तुम अभी से ही ले लो, मेरा कितना मन है तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का, प्लीज एक बार ट्राई करो। परी मुस्कुराते हुए, लेकिन विवांश में कैसे। विवांश जिद करते हुए, लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से जाकर ट्राई करो, बोलकर वो पिंक कलर का लहंगा परी के हाथों में थमा देता है और उसे जबरदस्ती ट्रायल रूम में भेज देता है। थोड़ी देर बाद परी उस पिंक कलर के लहंगे को पहनकर ट्रायल रूम से बाहर निकलती है। विवांश तो परी को देखता ही रह जाता है, वही परी को बहुत शर्म आ रही थी।
विवांश परी के पास आकर उसके लहंगे के दुपट्टे को उसके सिर पर डाल देता है। बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिल कर रहा है तुम्हें ऐसे ही जी भर कर देखता रहूं और कभी तुम्हें खुद से दूर ना जाने दूं। परी विवांश की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। विवांश अब आप बस भी कीजिए बोलकर वापस ट्रायल रूम में चली जाती है। ड्रेस चेंज करने के बाद परी वो लहंगा वापस करने वाली होती है, तभी उसे पता चलता है कि विवांश ने ये लहंगा उसके लिए खरीद लिया है। परी विवांश से, इसे खरीदने की क्या जरूरत है, ये बहुत महंगा है, आप प्लीज इसे वापस कर दीजिए। विवांश मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं जरूरत है, और मैंने इसे इसलिए खरीदा है क्योंकि ये तुम पर अच्छा लग रहा है। परी चिढ़ते हुए, अगर मुझ पर हर ड्रेस अच्छी लगेगी तो क्या आप सब ड्रेस खरीद लोगे? विवांश, हाँ बिल्कुल। परी विवांश की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? विवांश परी को अपने गले से लगा लेता है, कोई शक है मेरी प्यार पर, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। परी, थैंक यू मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। विवांश, आई लव यू टू। फ्लैशबैक एंड परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ईशानी परी के कंधे पर हाथ रखती है, तुम्हें कुछ पसंद आया? परी जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, नहीं मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तुमने ले लिया। ईशानी, मेरी तो शॉपिंग कंप्लीट हो गई, चल मैं तेरी भी मदद करती हूँ। परी मना करते हुए, नहीं मेरा मन नहीं है, तुम लोग शॉपिंग करके आ जाना, मैं जा रही हूँ, बोलकर मॉल से जाने लगती है। ईशानी, इसे क्या हुआ, जब से एशिया से आए है बिल्कुल बदल गई है, बोलकर बाकी लोगों के पास चली जाती है। परी मॉल से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। आंद्रे परी को देखकर हैरान होते हुए, आप इतनी जल्दी आ गई? परी, हाँ क्योंकि मेरा मन नहीं है शॉपिंग करने का, आप प्लीज मुझे घर छोड़ देंगे? आंद्रे, यस मैडम, बोलकर आंद्रे गाड़ी स्टार्ट कर देता है। आंद्रे मुस्कुराते हुए परी से, मैडम एक बात पूछूं? परी जो विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी बोलती है, हाँ बिल्कुल। आंद्रे, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं आपसे बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहता था, जब आप जानती थी कि विवांश सर आपसे प्यार नहीं आपसे नफरत करते हैं तो आप उनके साथ क्यों रही? मेरा मतलब आप बॉस को भी तो बता सकती थी ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आंद्रे की बात सुनकर परी खामोश हो जाती है, फिर कुछ मिनट बाद बोलती है, जब आपको किसी से प्यार होता है तो आपके लिए उसकी खुशी मायने रखती है। अगर सामने वाले को आपको दर्द देकर खुशी मिल रही है तो वह दर्द मामूली बन जाता है। प्यार करना तो आसान होता है लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल, और जिससे आप प्यार करते हैं उससे नफरत करना बहुत मुश्किल होता है, बोलकर परी खामोश हो जाती है। आंद्रे परी की बात सुनकर मन ही मन सोचता है, माम आप कितनी अच्छी है, कोई आपको दर्द कैसे दे सकता है? अगर आप चाहती तो एक सेकंड में विवांश सर का बिजनेस खत्म कर सकती है, फिर भी आपने ऐसा कुछ नहीं किया, शायद इसी को प्यार कहते हैं। तभी परी आंद्रे से पूछती है, क्या जो विवांश कह रहे थे वह सच है क्या? सच में भाई ने अनामिका के साथ गलत किया? प्लीज मुझे बताओ, मैंने भाई से पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, तुम प्लीज मुझे बताओ, मुझे सच जानना है। आंद्रे एक गहरी सांस छोड़ते हुए, जी मैम ये सच है, बॉस ने जबरदस्ती अनामिका मैडम से शादी की थी, इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप विश्वास कीजिए बॉस ने जो भी किया अनामिका मैडम की भलाई के लिए किया, आप प्लीज उन्हें गलत मत समझिए। परी, मैं जानती हूँ मेरा भाई कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन अनामिका तो आदित्य से प्यार करती है, ये बात भाई जानते हैं ना, फिर उन्होंने अनामिका से जबरदस्ती शादी क्यों की? आंद्रे हल्का मुस्कुराते हुए, यही तो खास बात है बॉस की, बॉस किसी को कुछ बताते नहीं और कभी कभार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आई एम सॉरी पर मैं आपको आगे कुछ नहीं बता सकता, अगर बॉस को पता चला तो आप जानती है क्या होगा। परी, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। राठौड़ मेंशन में अंश निर्मला जी के रूम में बैठा था। निर्मला जी गुस्से में, अंश ये सब क्या है, आप मुझे बताएंगे? अंश, दादी आप चाहती थी कि मैं शादी कर लूं और मैं शादी करने के लिए रेडी हूं, तो क्या प्रॉब्लम है? दादी कुछ सोचते हुए, ठीक है मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं माही को क्या जवाब दूंगी, और रूही उस बच्ची का तो दिल टूट जाएगा। अंश निर्मला का हाथ पकड़ते हुए, दादी आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको मुझ पर विश्वास है ना? निर्मला जी मुस्कुराते हुए, खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ अपने पोते पर। अंश मुस्कुरा देता है, दादी सब तैयारी हो गई है, मैं अभी अनामिका के साथ एंगेजमेंट करूंगा। निर्मला जी, ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अंश, थैंक यू दादी। थोड़ी देर और बात करने के बाद अंश रूम से निकल जाता है। उसके जाने के बाद निर्मला जी मन ही मन खुद से कहती है, मैं जानती हूँ तू अनामिका के साथ क्यों शादी करना चाहता है, शायद अनामिका ही वो लड़की है जो तेरी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर निर्मला जी अपने रूम से निकलकर हाल में जाती है जहाँ अवंतिका, मीरा, प्रदीप और अविनाश बैठे थे। अविनाश गुस्से में, इस लड़के का तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, अगर अनामिका से शादी करनी थी तो रूही से शादी करने के लिए हाँ क्यों की? अवंतिका मुंह बनाते हुए, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, पता नहीं अंश के दिमाग में क्या चल रहा है, अगर शादी करनी ही थी तो अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से शादी करता, लेकिन नहीं, इन्हें तो अनामिका से शादी करनी है, पक्का इस अनामिका ने ही कुछ किया होगा, वरना हमारा अंश कभी ऐसा नहीं करता। प्रदीप अवंतिका को डांटते हुए,
तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, अगर बोलना है तो कुछ अच्छा बोलो, लेकिन नहीं, तुम्हारी जबान से हमेशा कड़वा ही निकलता है, इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा मीठा खाया करो ताकि तुम्हारी जबान थोड़ी मीठी हो जाए। मीरा अवंतिका की साइड लेते हुए, प्रदीप उसने गलत क्या कहा, सब गलती अनामिका की ही है, ना वो राठौड़ मेंशन में आती और न ये सब होता। तभी उन सभी के कानों में गुस्से से भरी आवाज़ पड़ती है, चुप करो तुम सब, अनामिका को कोई एक शब्द नहीं कहेगा, मत भूलो अनामिका इस घर की होने वाली बहू है। सब लोग शॉक्ड होकर निर्मला जी को देखने लगते हैं। मीरा निर्मला जी से, मम्मी जी आप ये क्या बोल रही है, मैं अनामिका को इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। अवंतिका भी बीच में बोलती है, हाँ मम्मी जी आप इस शादी के लिए कैसे मान सकती हैं, हम तो अनामिका को जानते भी नहीं और ना ही उसकी फैमिली को, पता नहीं कैसा बैकग्राउंड है, पता नहीं हमारे स्टैंडर्ड की है भी या नहीं। निर्मला जी मैंने कह दिया तो कह दिया, और अनामिका हमारे स्टैंडर्ड की है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाकर सब लोग तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में अंश अनामिका की एंगेजमेंट होने वाली है, बोलकर अपने रूम में चली जाती है। अंश अपने रूम में बैठा हुआ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। अनामिका अपने रूम में बेड पर बैठी थी, तभी कोई उसके डोर पर नॉक करता है। अनामिका तुरंत खड़ी हो जाती है। निर्मला जी अनामिका के रूम में आती है, उनके पीछे एक मेड खड़ी थी जिसके हाथ में बहुत बड़ी थाली थी। निर्मला जी सर्वेंट को थाली रखने का इशारा करती है, मेड तुरंत थाली रखकर वहां से चली जाती है। अनामिका हैरानी से निर्मला जी से पूछती है, दादू ये सब क्या है। निर्मला जी मुस्कुराते हुए, ये सगाई में पहनने वाले तुम्हारे लिए कपड़े हैं, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ। अनामिका हैरानी से, दादी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से। निर्मला जी मुस्कुराते हुए अनामिका के सर पर अपना हाथ से रखती है, अगर इसमें मेरे बच्चों की खुशी है तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम, जल्दी से तैयार हो जाओ और अगर मदद चाहिए हो तो किसी को बुला लेना। तभी उनके कानों में अंश की आवाज़ पड़ती है, दादी आप जाए और अगर अनामिका को किसी मदद की ज़रूरत है तो मैं कर दूंगा। निर्मला मुस्कुरा देती हैं और रूम से चली जाती है। अनामिका अंश को इग्नोर करके खाली से कपड़ा हटाकर देखती है तो थाली में ब्लू कलर का खूबसूरत सा लहंगा था और उससे मैचिंग ज्वेलरी। अंश रूम के अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है, कब तक मुझे इग्नोर करोगी, 3 दिन बाद हमारी शादी है। अनामिका हल्के गुस्से में अंश को देखते हुए, एक रात काफ़ी होती है जिंदगी बदलने के लिए, अभी तो 3 दिन बचे हैं, शादी होने में कब क्या हो जाए किसे पता। अनामिका की बात सुनकर अंश सोफे से उठते हुए एटीट्यूड में बोलता है, अंश राठौर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, शादी रोकना तो बहुत दूर की बात। अनामिका अंश के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए, वक्त कभी भी बदल सकता है, आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा या फिर मेरा होगा। अंश अनामिका को कमर से पकड़कर अपने करीब फीस लेता है। अंश राठौर किसी वक्त का मोहताज नहीं होता, वही है जो अंश राठौर चाहता है, बोलकर अनामिका के होठों पर अपने होंठ रख देता है। अनामिका शॉक्ड होकर अंश को देखने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। करीब 10 मिनट बाद अंश अनामिका के होठों को छोड़ता है। अनामिका जोर जोर से सांस लेने लगती है और जलती निगाहों से अंश को देखने लगती है। अंश मुस्कुराते हुए, कहा था ना अंश राठौर के पिंजरे से निकलना इतना आसान नहीं, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, सब नीचे वेट कर रहे होगे, बोलकर अनामिका से दूर हो जाता है। अनामिका पैर पटकते हुए कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। अंश वापस सोफे पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ रागिनी जमीन पर दोनों घुटनों में अपना सर छुपाए बैठी रो रही थी। तभी उस रूम का दरवाजा खोलकर आदित्य अंदर आता है और रूम की लाइट ऑन करता है। रागिनी अपना सर ऊपर करके आदित्य को देखती है तो उसका शरीर डर से कांप जाता है और वो पीछे खिसकने लगती है। आदित्य रागिनी को डरता देखकर मुस्कुरा देता है और रागिनी के पास जाकर जमीन पर बैठ जाता और रागिनी का एक हाथ कसकर पकड़ लेता है। क्या हाल चाल है, तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है तुम्हारे हाल चाल बहुत बुरे हैं। आदित्य के पकड़ने से रागिनी की कलाई में दर्द होने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है तो आदित्य उसकी कलाई को मोड़ देता है। इतने साल हो गए, अब तो तुम्हें इन सब की आदत हो जानी चाहिए, एक सेकंड कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता तुम्हारा हीरो तुम्हें बचा लेगा। खैर बातें बहुत हो गई, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, जाकर जल्दी से पहनकर आओ, बोलकर रागिनी को छोड़ देता है। रागिनी अपनी कलाई को देखती है जिस पर आदित्य के हाथों के निशान थे। रागिनी बहुत हिम्मत करके आदित्य से बोलती है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी प्लीज़। आदित्य बेशर्मी से मुस्कुरा देता है और उसके बालों से खेलते हुए, जान तुम जानती हो मुझे गुस्सा दिलाने का क्या अंजाम होगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। रागिनी बेबस होकर आदित्य को देखने लगती है जो उसकी हालत पर मुस्कुरा रहा था। रागिनी उठने की कोशिश करने लगती है लेकिन उठ नहीं पाती, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और उसे ये भी पता था अगर उसने आदित्य की बात नहीं मानी तो उसका गुस्सा उसे ही झेलना होगा, इसीलिए रागिनी बहुत कोशिश करके उठने लगती है। आदित्य भी उठकर खड़ा हो जाता है। यही हालत मैं तुम्हारी बहन की भी करना चाहता हूँ, जो गलती तुमने की थी ना वही तुम्हारी छोटी बहन ने भी की है, उसने आदित्य शर्मा पर हाथ उठाया है जिसकी कीमत उसे चुकानी होगी। तभी रागिनी रोते हुए बोलती है, प्लीज़ तुम उसके साथ कुछ मत करना, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो लेकिन उसके साथ कुछ मत करना। आदित्य बेशर्मी से मुस्कुराते हुए,
तुम दोनों बहन बिल्कुल एक जैसी हो, भोली और मासूम। तुम्हें पता है तुम्हारी छोटी बहन तुमसे कितना प्यार करती है और तुम्हारे लिए उसने अपनी जिंदगी भी सैक्रिफाइस कर दी, और तुम भी उसे बचाने के लिए उसके हिस्से की सजा भी भुगतने को तैयार हो। महान है तुम दोनों बहनों का प्यार। कहते हुए अपने पैंट की बेल्ट निकालने लगता है। रागिनी डर से कांपने लगती है लेकिन कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी नजरें झुका लेती है। यह कोई पहली बार नहीं होने जा रहा था, अब तो रागिनी का दर्द से रिश्ता जुड़ गया था। आदित्य रागिनी का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। कुछ ही देर में रागिनी की चीख पूरे रूम में गूंजने लगती है। आदित्य जब मारते मारते थक जाता है तब बेल्ट को जमीन पर फेंककर रागिनी को देखता है जिसकी बॉडी पर निशान थे और वो बेहोश हो गई थी। आदित्य गुस्से में, ये दर्द तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुमने आदित्य शर्मा का प्रपोजल ठुकराकर और उसे थप्पड़ मारकर जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की थी, बोलकर रूम से चला जाता है। हॉल में आकर आदित्य सोफे पर बैठ जाता है और मोटी औरत से, डॉक्टर को बुलाकर दिखा देना और खाना भी खिला देना। मोटी औरत तुरंत वहां से डॉक्टर को फोन करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका चेंज करके बाहर आती है तो अंश को अभी तक अपने रूम में देखकर चिढ़ जाती है और मिरर के सामने बैठकर ज्वेलरी पहनने लगती है। अंश अनामिका को जब देखता है तो उसकी खूबसूरती में खोसा जाता है, वही खूबसूरत आंखें जो उसे रागिनी की याद दिला रही थी। लेकिन अगले ही पल अंश अपने मन में आ रहे ख्याल को झटक कर तो सोफे से उठकर अपने कदम अनामिका की तरफ बढ़ा देता है। अनामिका अपने गले में नेकलेस पहन रही थी। अंश उसके हाथ से नेकलेस लेकर उसके गले में पहनाने लगता है। अनामिका मिरर की मदद से अंश के चेहरे को देखने लगी जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अनामिका मन में, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है और यह मुझसे शादी क्यों कर रहा है, कैसे पता लगाऊं। अंश जो अनामिका के गले में नेकलेस पहना रहा था लेकिन उसका पूरा फोकस अनामिका के चेहरे पर था। वो अनामिका के चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशन को देख रहा था। अंश के चेहरे पर डेविस स्माइल आ जाती है और वो अनामिका की गर्दन पर अपने होठ रख देता है। अनामिका की बॉडी में सिरहंसी दौड़ जाती है। CH54 रोमांस और रूही का सच। वही राठौड़ मेंशन आकर जब ईशानी, आर्यन, अबीर, परी, माही, नील, रूही को पता चलता है कि अंश ने रूही शादी से करने के लिए मना कर दिया है और उसकी जगह अनामिका से शादी करना चाहता है तो सभी शॉक रह गए। वही परी और अबीर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ईशानी निर्मला जी से गुस्से में, दादी अंश भाई ऐसे कैसे अनामिका से शादी कर सकते हैं। निर्मला कुछ बोलती इससे पहले अवंतिका, आर्यन, ईशानी का हाथ पकड़कर, तुम दोनों मेरे साथ चलो। ईशानी गुस्से में, लेकिन अवंतिका उनकी एक बात नहीं सुनती और उन्हें खींचते हुए रूम में ले जाने लगती है। माही जी गुस्से में निर्मला जी से, आपका पोता ऐसा कैसे कर सकता है, अगर शादी करनी ही नहीं की तो बुलाया क्यों मेरी बच्ची की जिंदगी खराब की। निर्मला माही और नील को समझाते हुए, मैं जानती हूँ जो अंश ने किया वो गलत है, उसे रूही के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। नील जी गुस्से में, अपनी माफी अपने पास रखिए, अब हम एक सेकंड भी यह नहीं रुकेंगे, चलिए आप लोग, कहकर माही और रूही को वहां से ले जाने लगते हैं। तभी रूही नील जी को रोकते हुए, पापा मुझे अंश राठौर से बात करनी है, आखिर वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, बोलकर अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है। सबको रूही के लिए बहुत बुरा लग रहा था लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मीरा अविनाश से, तुम जाकर अंश को समझाओ कि वो अनामिका से शादी ना करें। अविनाश गुस्से में मीरा को घूरते हैं, तुम जानती हो इस घर में माँ की बात कोई नहीं टालता, अगर माँ को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। मीरा गुस्से में, मत भूलो अंश मेरा भी बेटा और उसकी जिंदगी का फैसला लेने का मुझे पूरा अधिकार है, इसीलिए मैं अंश से बात करने जा रही हूँ। अविनाश, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, कुछ देर में अंश की एंगेजमेंट होने वाली है, जाकर रेडी हो जाओ। मीरा को अविनाश की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलती है, मैं सिर्फ अंश की भलाई के लिए बोल रही थी, मुझे अनामिका अंश के लिए सही नहीं लगती। अविनाश अपने गुस्से को शांत करते हुए, मैं जानता हूँ मेरा तुम अंश की भलाई चाहती हो लेकिन ये बात तो तुम भी जानती हो कि अंश अपने आगे किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं। मीरा, हम्मम, परी, अबीर माहौल को समझते हुए सीढ़ियों से ऊपर अंश से बात करने चले जाते हैं। वो दोनों जानना चाहते थे कि आखिर उनका भाई ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो अनामिका से शादी कर रहा है। अबीर का मन तो हल्का शांत था लेकिन परी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिनका जवाब आज उसे अंश से चाहिए था। वही अवंतिका के रूम में ईशानी गुस्से में अवंतिका से बोल रही थी। ईशानी गुस्से में अवंतिका से, मॉम उस 2 कौड़ी लड़की है, हमारे घर की मेड बनने की औकात नहीं है, वो राठौड़ मेंशन की बहू बनेगी, नेवर, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। आर्यन, यस मोम, और आपने ऐसा होने कैसे दिया, वैसे तो आप बहुत बोलती हैं, आपका दिमाग सबसे तेज है, आपको कोई हरा नहीं सकता, तो अब क्या हुआ, लगाइए दिमाग और रोक दीजिए इस शादी को। अवंतिका दोनों को डांटते हुए, चुप करो, तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में अंश अनामिका की एंगेजमेंट होने वाली है। ईशानी, आर्यन हैरान होकर अवंतिका को देखने लगते हैं। निर्मला जी, सुना नहीं, तुम दोनों ने जाकर तैयार हो जाओ, अंश वही करेगा जो वो चाहता है। ईशानी, मैं अंश भाई से बात करने जा रही हूँ, बोलकर गुस्से में सीढ़ियों से जाने लगती है।
अवंतिका मन ही मन, इस बेवकूफ़ लड़की का कुछ नहीं हो सकता। ईशानी तो बेवकूफ़ थी, आर्यन दो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ है। पता नहीं कैसे बच्चों को जन्म दे दिया जिनमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। कहते हुए ईशानी आर्यन के पीछे पीछे जाने लगती है। अंश अनामिका को एक टक मिरर की मदद से देखे जा रहा था, वही अनामिका भी अंश को देख रही थी। अचानक अंश अनामिका का चेहरा अपनी ओर घुमाकर अपने दोनों हाथों में थाम लेता है। वो उसके होठों की तरफ झुकने लगता है। तभी उस रूम में रूही आ धमकती है और जब उन दोनों को इतने करीब देखती है तो गुस्से में तिल मिलाते हुए बोलती है। रूही गुस्से में, मैंने तुम्हें पूरे राठौर मेंशन में ढूंढ लिया, लेकिन तुम तो इस सो कॉल्ड लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी हो। रूही की बात सुनकर अनामिका अंश से दूर हो जाती है और बोलने वाली होती है। तभी अंश अनामिका का हाथ पकड़ लेता है। अनामिका हैरान होकर अंश को देखने लगती है। अंश गुस्से में रूही को घूरते हुए, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन इस रूम में आने की, और मत भूलो तुम किससे बात कर रही हो। रूही गुस्से में अंश के पास आकर, मुझे अच्छे से पता है मैं किससे बात कर रही हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वरना तुम मुझे जानते नहीं। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें बर्बाद करने में, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने में बहुत नाम है ना तुम्हारा। रूही बोल ही रही थी तभी अंश गुस्से में चिल्लाते हुए, जस्ट शट अप। अंश का गुस्सा देखकर रूही डर जाती है। अंश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है जिसे देखकर एक पल के लिए अनामिका भी घबरा जाती है। अंश अनामिका का हाथ छोड़कर, तुम तैयार हो जाओ बोलकर रूही का हाथ पकड़कर गुस्से में उसे रूम में घसीटते हुए ले जाने लगता है। अनामिका भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। और जब यही नज़ारा आर्यन और ईशानी देखते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती अंश से सवाल करने की। दोनों चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं परी अबीर अंश को गुस्से में देखकर उससे कुछ नहीं पूछते। अंश रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले आकर उसका हाथ झटके से छोड़ देता है जिससे रूही गिरते गिरते बचती है। अंश गुस्से में, बोलो क्या बोल रही थी तुम। रूही खुद को संभालते हुए, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। रूही की बात सुनकर अंश हंसने लगता है। हा। इस वक्त अंश की हंसी बहुत खतरनाक लग रही थी और फिर अचानक गुस्से में कॉफ़ी टेबल से लैपटॉप उठाकर रूही की तरफ से उछालता है। रूही जल्दी से लैपटॉप को पकड़ लेती है। अंश गुस्से में सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर राजा की तरह पर बैठ जाता है और रूही को घूरते हुए, देखो। रूही तुरंत लैपटॉप को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। लैपटॉप में एक वीडियो चल रही थी जिसमें रूही एक लड़के को किस कर रही थी और लड़का भी रूही को किस कर रहा था। लड़का थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। रूही लड़के से, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। लड़का, तुम्हें सच में लगता है तुम अंश को अपने जाल में फंसा लोगी और उससे शादी करके अगर तुम मुझे भूल गई तो यार मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लड़की की बात सुनकर रूही मुस्कुराती है और लड़के के चेहरे पर अंगुलियां फेरते हुए, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जान बाद में देखते हैं, अभी इंजॉय करते हैं। रूही की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो रूही को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अंश रूही की हालत देखकर तिरछा मुस्कुराता है और फिर गुस्से में, तुम्हें क्या लगा अंश राठौर को धोखा देना इतना आसान है, अब तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इन सब की सजा मिलेगी। रूही अंश का गुस्सा देखकर रूही डर से कांपने लगती है। अंश सोफे से उठकर रूही के पास आने लगता है, अगर बचना चाहती हो तो जल्दी से अपनी फैमिली को लेकर राठौर मेंशन से निकल जाओ। रूही जल्दी से उस रूम से जाने लगती है। अनामिका वही गेट के पास छुपकर सब कुछ देख और सुन रही थी। अंश, रूम में आ जाओ, मुझसे छुपने का कोई फायदा नहीं। अंश की बात सुनकर अनामिका हड़बड़ा जाती है और जल्दी से रूम में आने लगती है। अनामिका, लैपटॉप में ऐसा क्या है जिसे देखकर रूही घबरा गई। अंश मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट अंश राठौर को समझना इतना आसान है। अनामिका, सही कहा तुमने, तुम्हें समझना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं सब कुछ जानकर रहूंगी बोलकर रूम से बाहर निकल जाती है। कुछ घंटों बाद सब लोग तैयार होकर हॉल में अनामिका का इंतजार कर रहे थे। निर्मला ईशानी से, बेटा जाकर देखकर आओ अनामिका अभी तक आई क्यों नहीं। ईशानी, दादी आप किसी और को भेज दो, मैं उसे बुलाने नहीं जाऊंगी। परी हल्का मुस्कुराते हुए, दादी मैं जाकर देखती हूँ। निर्मला जी, हाँ देख कर आओ। तभी अंश की नज़र सीढ़ियों से आ रही अनामिका पर पड़ती है। अंश, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, अनामिका आ गई। अंश की बात सुनकर सबकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है। ब्लू कलर का हैवी लहंगा पहने अनामिका सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। अंश आगे बढ़कर अनामिका के पास जाकर अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। अनामिका हल्का मुस्कुराते हुए अपना हाथ अंश के हाथ में दे देती है। दोनों साथ में नीचे आने लगते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर निर्मला, परी, अबीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वही कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। निर्मला जी उन दोनों की नज़र उतारती है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। अंश अनामिका सोफे पर बैठ जाते हैं। निर्मला जी मीरा से, बेटा बच्चों की आरती उतारो। मीरा ना चाहते हुए भी पूजा की थाली लेकर उन दोनों की आरती उतारती है। उसके बाद अंश डिब्बी से रिंग निकालकर अनामिका का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी उंगली में रिंग पहना जाता है।
सब लोग तालियां बजाते हैं। अनामिका रिंग देखकर चौंक जाती है, लेकिन बाद में उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद अनामिका रिंग लेकर अंश को रिंग पहना देती है। रिंग पहनाने के बाद निर्मला मुस्कुराते हुए, चलो बच्चों, भगवान का आशीर्वाद ले लो। अवंतिका अनामिका से, तुम ही जाकर भगवान का आशीर्वाद ले लो, क्योंकि अंश कभी भी मंदिर नहीं जाता और ना ही भगवान को मानता है। निर्मला इशारे से अवंतिका को चुप करती है और मुस्कुराते हुए अनामिका से, हाँ बेटा, तुम जाकर भगवान का आशीर्वाद ले लो। निर्मला की बात सुनकर अनामिका अंश को देखती है, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अनामिका निर्मला जी से, आप फिक्र मत कीजिए, अंश भगवान का आशीर्वाद लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अनामिका की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। 55 अब बचकर कहाँ जाओगी? ईशानी एटीट्यूड में आर्यन से बोलती है, भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो भाई गुस्से में इस लड़की को राठौड़ मेंशन के बाहर फेंक दें। आर्यन हल्का मुस्कुराते हुए, सिस ब्रो, कुछ भी कर सकते हैं, देखते हैं। ईशानी मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से, मैं शर्त लगा सकती हूँ भाई, मंदिर नहीं जाएंगे और ना ही भगवान का आशीर्वाद देंगे। आर्यन, ठीक है तो लगी 1 लाख की शर्त। ईशानी, लगी शर्त। परी अंश को देखते हुए अबीर से, भाई आपको क्या लगता है भाई अनामिका की बात मानेंगे? अबीर, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता। निर्मला जी अंश को अच्छे से जानती थी कि वह मंदिर नहीं जाएगा और ना ही भगवान का आशीर्वाद लेगा, इसलिए अनामिका को समझाते हुए बोलती हैं, बेटा तुम जाकर ले लो आशीर्वाद। अनामिका, नहीं दादी, मैं अंश के साथ ही भगवान का आशीर्वाद लूंगी ताकि हमारी आने वाली जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर अनामिका अंश की ओर देखती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम चलोगे ना मेरे साथ? अंश एक नज़र सबको देखकर फिर अनामिका की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। अंश, मैं मंदिर चलूंगा। अंश की बात सुनकर वहां खड़े किसी को यकीन नहीं होता। जो अंश राठौर अपने अलावा किसी की बात नहीं मानता, आज वही अनामिका की बात मान रहा था। निर्मला जी खुश हो जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए ईशानी से, मेरे 1 लाख रुपए। ईशानी गुस्से में अनामिका को घूरती है और फिर आर्यन से, मेरे रूम में चलो, तुम्हें दे दूंगी। आर्यन मुस्कुराकर, थैंक यू सिस। अंश अनामिका सोफे से उठकर वही बने मंदिर में जाने लगते हैं। उन दोनों के पीछे सब लोग भी मंदिर में जाने लगते हैं। अनामिका मंदिर में जाकर भगवान के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ती है और वही अंश वैसे ही खड़ा था। अनामिका अंश से, हाथ जोड़ो। अंश बिना एक्सप्रेशन के, मैं भगवान को नहीं मानता, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं मंदिर आया था। अनामिका मुड़कर एक नज़र सबको देखती है और फिर मुस्कुराते हुए अंश से, अगर तुम मेरी खातिर मंदिर में आए हो तो मेरे लिए भगवान के सामने हाथ भी जोड़ लो। अंश सर्द निगाह अनामिका पर डालता है और बिना कुछ कहे मंदिर से चला जाता है। अनामिका मुस्कुराते हुए अंश को जाते देखती है। कान्हा जी, अपना इस अंश राठौर को थोड़ी बुद्धि दे दो, वो क्या है ना, इसके एटीट्यूड ने इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। प्लीज़ मेरे लिए, क्योंकि मैं इससे शादी करने जा रही हूँ, इसका गुस्सा मुझ जैसी बेचारी को ही झेलना पड़ेगा, प्लीज़ कान्हा जी। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अनामिका निर्मला जी का आशीर्वाद लेती है। निर्मला जी मुस्कुराते हुए अनामिका के सर पर हाथ रखती है। सदा खुश रहो, आज ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा पुराना अंश वापस मिल गया हो। अनामिका नासमझी से, दादी मैं कुछ समझी नहीं, मीरा, और तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, बोलकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे अनामिका और निर्मला को छोड़कर सब लोग ऊपर चले जाते हैं। निर्मला अनामिका से, बेटा मीरा की बात को बुरा मत मानना। अनामिका मुस्कुराते हुए, नहीं दादी, कैसी बात कर रही है? निर्मला, बेटा तुम भी जाकर चेंज कर लो, थक गई होगी। अनामिका, जी दादी, बोलकर वहां से चली जाती है। अनामिका के जाने के बाद निर्मला जी किसी गहरी सोच में खो जाती है। अंश अपने रूम में सोफे पर दोनों आंखें बंद करके बैठा यादों के बवंडर में खोया हुआ था। सुबह का वक्त, दिल्ली। फ्लैशबैक। एक लड़की भागती हुई आ रही थी। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसने ग्रीन कलर का अनारकली सूट और उससे मैचिंग ग्रीन कलर की चूड़ियां अपने हाथों में डाल रखी थी। उस लड़की के बाल हवा में लहरा का उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो भागती हुई रोड क्रॉस करके एक गाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहां एक वाइट शर्ट ब्लू पैंट पहने एक लड़का उसका इंतजार कर रहा था। लड़की अपने सीने पर हाथ रखती है। ओ माय गॉड, आज तो जान ही निकल गई, कितनी तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो अभी दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। उस लड़की की बात सुनकर लड़का मुस्कुराते हुए उस लड़की को अपनी बाहों में भर लेता है। तुम्हारा दिल कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल तो मेरे पास है, कहकर उस लड़की के माथे को चूम लेता है। लड़की मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर गुस्से में उस लड़के को खुद से दूर पड़ती है। आशु, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? पता है मैंने कितना वेट किया तुम्हारी कॉल का। तभी उसे कुछ याद आता है और वह लड़की अपने सर पर चपत मारती है। ओह शिट आशु, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लड़का हैरान होते हुए, अब मैंने क्या किया? रागिनी कुछ बोलोगी? रागिनी परेशान होते हुए, आज मेरा इंटरव्यू था और मैं भूल गई, अगर मॉम डैड और भाई को पता चला तो मेरी तो खैर नहीं, अब मैं क्या करूं? आशु यानी कि अंश राठौर रागिनी को अपनी बाहों में भर लेता है। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा। आशु टेंशन क्यों लेती हो?
अंश की बात सुनकर रागिनी मुस्कुरा देती है, लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल गायब हो जाती है। अंश, अब क्या हुआ? रागिनी टेंशन में, मैंने भगवान से कहा था कि अगर मुझे अच्छा बॉयफ्रेंड मिला तो भगवान को 2 किलो मोतीचूर के लड्डू चढ़ाऊंगी, लेकिन मैं भूल गई, अगर भगवान ने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो नहीं नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कहते हुए रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर अंश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह रागिनी के आंसू को पोंछ देता है। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हारा भगवान भी नहीं। रागिनी, चलो ना मंदिर चलते हैं। अंश, तुम जानती हो मैं मंदिर नहीं जाता और ना ही मुझे भगवान में विश्वास है। रागिनी अंश का चेहरा अपने हाथों में भर लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी मासूमियत से, लेकिन मैं भगवान को मांगती हूँ और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, क्या तुम मेरी खातिर मंदिर नहीं चल सकते? अंश, ओके, लेकिन मैं मंदिर के अंदर कदम नहीं रखूंगा। रागिनी कुछ सोचते हुए, ओके, लेकिन अब चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। अंश बिना एक्सप्रेशन के, मंदिर है ऑफिस नहीं जो तुम लेट हो जाओगी। रागिनी मुस्कुराते हुए, मिस्टर अकरू, तुम्हारे ऑफिस से भी अच्छा है भगवान का मंदिर, कभी सच्चे दिल से भगवान के सामने हाथ जोड़कर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। अंश राठौर कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, कहकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रागिनी खुद से, तो देखते हैं तुम आज मंदिर कैसे नहीं आते मिस्टर अकरू, बोलकर मुस्कुराती है और गाड़ी का दूर खोलकर आगे की सीट पर बैठ जाती है। अंश गाड़ी स्टार्ट कर देता है। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकती है। उन दोनों ने लड्डू रास्ते में ही ले लिए थे। रागिनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर पैकेट लेकर उतरती है और अंश से, तुम नहीं आओगे? अंश सामने की ओर देख, नहीं। रागिनी मुंह बनाते हुए, तुमने मंदिर के अंदर आने से मना किया था, कम से कम मंदिर के सामने तो खड़े हो सकते हो। अंश रागिनी को देखकर, तुम जल्दी से होकर आओ, मुझे ऑफिस जाना है। रागिनी, प्लीज आशु, मेरे लिए तुम रागिनी की खातिर आ नहीं सकते, प्लीज आशु। अंश रागिनी को एक नज़र देखकर गाड़ी से उतरता है। रागिनी के चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है। रागिनी जल्दी से पूजा की थाली और बाकी सामान लेती है और अंश को पैकेट पकड़ाते हुए, तुम ये पकड़ो। अंश रागिनी को देखकर वो पैकेट उसके हाथ से ले लेता है। दोनों सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के सामने आते हैं। अंश रागिनी को वह पैकेट पकड़ा देता है और मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। रागिनी पैकेट लेकर मंदिर के अंदर चली जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत अंश के पास आकर, बेटा भगवान के सामने ऐसे मुंह नहीं फेरते, जाओ जाकर भगवान का आशीर्वाद ले लो। अंश हल्के गुस्से में उस औरत से, आंटी मैं भगवान को नहीं मानता, आप जाकर अपना काम कीजिए। अंश की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत नाराज हो जाती है। बहुत बदतमीज हो, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, बड़ों से कैसे बात की जाती है। उस औरत की बात सुनकर अंश को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। आंटी गुस्से में चली जाती हैं। अंश खुद से, पत्थर की मूर्ति भला क्या कर सकती है, रागिनी कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। तभी उसके कानों में रागिनी की आवाज़ पड़ती है। रागिनी की आवाज़ सुनकर अंश घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो रागिनी जमीन पर गिरी हुई थी और दर्द से चिल्ला रही थी। अंश जल्दी से रागिनी के पास आकर, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो, बोलकर जमीन पर बैठ जाता है। रागिनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। अंश समझ जाता है कि रागिनी ने उससे झूठ बोला है, उसे कोई चोट नहीं लगी। अंश गुस्से में रागिनी की बाजू को पकड़ता है, तुम जानती हो मुझे झूठ से सख्त नफरत है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई एम सॉरी, मैं तो बस। रागिनी के आंसू देखकर अंश को बहुत बुरा लगता है और वह अपना गुस्सा शांत करके बड़े प्यार से बोलता है, रागिनी तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम जानती हो ना मुझे झूठ से सख्त नफरत है। रागिनी मासूमियत से, आई एम सॉरी, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम मेरी तरह भगवान पर विश्वास करो, और तुमने देखा आज तुम मंदिर भी आए हो, प्लीज मेरे लिए। अंश रागिनी की खातिर, ओके, सिर्फ तुम्हारे लिए। रागिनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ओके ओके, फिर दोनों साथ में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। फ्लैशबैक एंड, अंश तुरंत अपनी आंखें खोल देता है और सोफे से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वही अनामिका अपने कपड़े चेंज करके बेड पर बैठी थी। कुछ सोचकर वह बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगती है। बाहर उसे परी दिखाई देती है जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। अनामिका परी के पास आकर खड़ी हो जाती है। कुछ मिनट बात करने के बाद परी फोन कट करके जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे अनामिका दिखाई देती है। परी, तुम यहाँ? सॉरी, मेरा मतलब भाभी, अब आप अंश भाई की होने वाली वाइफ है तो मैं आपको भाभी बुलाऊंगी। अनामिका परी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वैसे आप यहाँ? अनामिका परी से पूछती है। परी हल्का मुस्कुराते हुए, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, वो उसकी शादी होने वाली है और कुछ आती है मैं कल आ जाऊं, लेकिन तुम तो जानती हो 2 दिन में अंश भाई की भी शादी होने वाली है। तो परी अभी बोल ही रही थी तभी उन दोनों को अंश की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों आवाज़ सुनकर आवाज़ की दिशा में देखती है तो वहाँ अंश अपनी पेंट की पॉकेट में एक हाथ डाले खड़ा था। अंश उन दोनों के पास आकर, परी कल आप जाएंगी? परी, लेकिन भाई आपकी शादी। अंश हल्का मुस्कुराते हुए, मैंने कह दिया ना आप जाएगी, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपका तो जाना बनता है, आप अपनी पैकिंग कर लीजिए। परी खुश होते हुए,
थैंक यू भाई बोलकर वहां से अपने रूम में भाग जाती है। परी को खुश देखकर अंश और अनामिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अनामिका मन में, तुम बहुत अच्छे हो। अंश वहां से जाने लगता है, तभी अनामिका अंश का हाथ पकड़ लेती है। अंश हैरान होकर अनामिका को देखने लगता है। अनामिका अंश के सामने आकर धीरे से मुस्कुराते हुए, थैंक यू सो मच अंश इस रिंग के लिए, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये रिंग पसंद है? अंश अनामिका की बात सुनकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। अंश जितना उसके करीब जा रहा था, अनामिका उतना ही उससे दूर जा रही थी। लेकिन अचानक अनामिका रुक जाती है और मुस्कुराते हुए अंश को देखती है। अंश अनामिका के करीब आकर उसको कमर से पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए, अब बचकर कहाँ जाओगी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अनामिका मुस्कुराते हुए अंश के गले में अपनी दोनों बाहें डाल देती है। अंश हैरान होकर अनामिका को देखने लगता है। बचना भी कौन चाहता है, मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हो। CH56 प्यार का इजहार अंश तेरा मुस्कुराता है और अनामिका को खुद से दूर कर देता है। अनामिका हैरान होकर अंश को देखने लगती है। ईशानी देख रही थी, बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी अनामिका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए, कहाँ जा रहे हो? ईशानी अपने रूम में आकर गुस्से में रूम की सभी चीजों को तोड़ने लगती है और गुस्से में चिल्लाती है, मैं अंश भाई की शादी अनामिका से बिल्कुल नहीं होने दूंगी, कहकर टेबल से बांस उठाकर दरवाजे पर मारती है। तभी उसे आर्यन कैच कर लेता है और मुस्कुराते हुए अंदर आकर बांस को वापस टेबल पर रख देता है। ईशानी गुस्से में अपना मुंह फेर लेती है और अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, सिस व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आर यू सो एंग्री? ईशानी गुस्से में आर्यन को देखती है, तुम्हें पता है उस 2 कौड़ी की लड़की से भाई रोमांस कर रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आता भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जिससे भाई उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए? बोलकर गुस्से में बेड पर बैठ जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए ईशानी के पास आकर बैठ जाता है। हो सकता है ब्रो उस लड़की से प्यार करता हो। तभी निशानी कुछ सोचकर तिरछा मुस्कुराते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं भाई अनामिका से बदला ले रहे हो? बोलकर बेड से उठ जाती है। तुमने उसकी आंखें देखी है, बिल्कुल रागिनी की तरह है, जिससे भाई बेइंतहा नफरत करते हैं। ईशानी की बात सुनकर आर्यन बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी मैं सोचूं आखिर अनामिका मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, लेकिन तुमने देखा ब्रो कभी दादी के कहने पर भी मंदिर नहीं है, लेकिन अनामिका के कहने पर मंदिर गए। ईश ने मुस्कुराते हुए, मंदिर गए लेकिन भगवान के सामने अपने हाथ नहीं जोड़े? फिर कुछ सोचकर ईशानी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। ईशानी आर्यन से, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आर्यन की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन आर्यन ड्रामा करते हुए, तू पागल है, मैं अपनी ही बहन से पैसे लूंगा, तू काम बोल। ईशानी मुस्कुराते हुए आर्यन से, भाई मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, पैसे के बिना तुम किसी की बात नहीं सुनते और ना ही तुम्हारा दिमाग चलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें कैसे भी करके अंश भाई को दिखाना है कि अनामिका उन्हें धोखा दे दीजिए। वो उनसे प्यार नहीं करती बल्कि उनके पैसों से प्यार करती है, समझ गया ना? आर्यन मुस्कुराते हुए, तेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट है, अब देख मैं क्या करता हूँ, और तू बोल ही रही थी तो 1 करोड़ तैयार रखना। ईशानी मुस्कुराते हुए, पैसे की तू चिंता मत कर, तुझे कैसे भी करके अनामिका को अपने जाल में फंसाना है, बाकी तू मुझ पर छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी। बोलकर उसके कान में कुछ बोलती है, जिसे सुनकर आर्यन की आंखों में चमक आ जाती है। आर्यन, प्लान अच्छा है लेकिन अंश भाई का दिल टूट जाएगा। ईशानी, अंश भाई को धोखे से सख्त नफरत है, पहले देखा था ना कैसे उन्होंने अपने प्यार रागिनी को मार दिया था, किस लिए? सिर्फ धोखे के लिए, क्योंकि रागिनी उन्हें धोखा दे रही थी। और अब वही अनामिका के साथ होगा, कल का दिन अनामिका की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी उन दोनों की नज़र गेट पर जाती है और दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अंश झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के अनामिका से बोलता है, मैंने पहले भी कहा था, मेरी लाइफ से जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अंश की बात सुनकर अनामिका मुस्कुरा देती है और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसकी आंखों में देखते हुए, और मैंने भी तुमसे कहा था सब कुछ जानकर रहूंगी, एनीवे ये सब छोड़ो, शॉपिंग करने कब चल रहे हो? अंश गुस्से में अनामिका को देखता है, किस लिए? और जो चाहिए वह मिल जाएगा। अनामिका मुंह बनाते हुए, राठौर साहब मैं शादी की शॉपिंग के लिए बोल रही है, मैं खुद शॉपिंग करने जाऊंगी और आप भी मेरे साथ चलेंगे? और हाँ, हम दोनों अकेले जाएंगे, हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा। अंश चुपचाप अनामिका की शिकायत सुन रहा था। उसे मन ही मन अनामिका की बातों पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन अपनी आदत से मजबूर अंश के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। पिछली बार भी आपसे मुझसे जबरदस्ती शादी की, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, क्या पहनना है, सब कुछ अपने मन से डिसाइड कर लिया, और इस बार भी एक राजा की तरह फरमान जारी कर दिया कि अनामिका मुझे तुमसे शादी करनी है, वह भी 3 दिनों में। ये भी कोई शादी होती है? आखिर मेरे भी तो सपने हैं अपनी शादी को लेकर, इसीलिए इस बार मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करूंगी और आप भी मुझे रोक नहीं सकते राठौर साहब। अनामिका बोल ही रही थी, तभी अंश उसके होठों पर उंगली रख देता है। अनामिका खामोश होकर उसको देखने लगती है। आर्य निशानी गेट की तरफ देखते हैं।
तो अवंतिका खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। अवंतिका उनके पास आकर उन दोनों की नज़र उतारती हैं। अवंतिका मुस्कुराते हुए, आज तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों मुझ पर ही गए हो, वरना मुझे तो लगता था तुम भी अपनी बाप की तरह हो। ईशानी आर्यन एक साथ, डोंट वरी मोम, हम आपके ही बच्चे हैं और आप पर ही गए हैं। अवंतिका, वैसे प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन इससे आर्यन को खतरा हो सकता है। ईशानी आर्यन अवंतिका को देखते हुए, नो मोम, आप जानती है भाई अपनी फैमिली पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, उन्हें कभी शक नहीं होगा कि यह सब हमारा प्लान है, बोलकर तीनों मुस्कुराते हैं। अंश मुस्कुराकर, कितना बोलती हो, कभी चुप भी हो जाया करो, अब बोलो, बोलकर अनामिका के होठों से अपनी अंगुली हटा लेता है। अनामिका वापस अपने सेंस में आती है और हल्का मुस्कुराते हुए, एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं राठौर साहब को मुझसे प्यार हो गया है और इसीलिए मुझसे शादी कर रहे हैं। अंश बिना किसी एक्सप्रेशन के, अंश राठौर को कभी किसी से प्यार हुआ है और ना कभी होगा। और फिर अंश अनामिका की आंखों में देखते हुए, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, कहीं मुझे फिर से मारने का तो नहीं सोच रही, क्योंकि पहले तुम्हारा प्लान फेल जो हो गया। अंश की बात सुनकर अनामिका के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसके चेहरे पर गिल्ट आ जाता है। अंश अनामिका के चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देख रहा था। अनामिका अंश से, मैं जानती हूँ मैंने जो तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मैं तुमसे 5 साल दूर रही तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और शायद कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगी, इसीलिए तो बीते 5 सालों में कभी हिम्मत ही नहीं हुई शादी करने की। तभी अंश अनामिका की बात बीच में काटते हुए टोंट मारता है। अंश, तभी तुम उस आदित्य से सगाई करने जा रही थी? अनामिका नम आंखों से, नहीं, वो तो विवांश भाई ने मुझसे कहा था अगर मैं शादी के लिए राजी हो जाती हूँ तो उनके और परी भाभी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं क्या करती, मजबूर हो गई थी। और फिर हल्के गुस्से में, और तुमने क्या किया, 5 साल बाद आए और मुझे डिवोर्स दे दिया, एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन आप दोनों ने तो अपनी चलाई, अपने ईगो के चक्कर में हम दोनों की लाइफ खराब कर दी। लेकिन अब नहीं, अब मैं सब कुछ भूल कर तुम्हारे साथ अपनी मेरे लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं पिछला सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, तंग आ गई हूँ सब कुछ झेलते झेलते, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, बोलकर अचानक से अंश के गले लग जाती है। अंश हैरान होकर अनामिका को देख रहा था, फिर अंश भी अनामिका को अपने गले से लगा लेता है। वही परी अपने रूम में पैकिंग कर रही थी, तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। परी, अंदर आ जाइए। डोर खोलकर आंग्रे अंदर आता है। परी आंग्रे को देखकर स्माइल करते हुए, आप यहाँ कुछ काम था? आंग्रे, यस मैडम। परी हल्की नाराजगी से, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करें, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। आंग्रे, सॉरी मैडम, लेकिन आप तो जानती है बॉस को बिल्कुल भी नहीं पसंद। परी, लेकिन मुझे पसंद है, तो चलिए आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए। आंग्रे सकुचाते हुए, लेकिन मैडम मैं कैसे? तभी परी उसकी बात काटते हुए अपनी कमर पर दोनों हाथ रख लेती है और हल्के गुस्से में, लेकिन कुछ नहीं, अगर आपने मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया तो मैं अंश भाई को बता दूंगी, फिर आप जानते हैं आपके साथ क्या होगा, इसीलिए बुलाइए मेरे नाम से। और फिर आंग्रे के पर आते हुए, आप भूल रहे हैं मिस्टर आंग्रे कि आप अंश भाई के असिस्टेंट से पहले मेरे दोस्त हैं, इसीलिए अब से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। आंग्रे परी की ओर देखकर, जिसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा था, आंग्रे परी को देखकर मुस्कुरा देता है और धीरे से, परी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अच्छा, तुम किस काम से आए थे? परी याद करते हैं आंग्रे से पूछती है। आंग्रे, एक बात बोलूं, तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए हमेशा स्माइल किया करो। आंग्रे की बात सुनकर परी को विवांश की बात याद आ जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ये बात आंग्रे नोटिस कर लेता है और हल्का मुस्कुराते हुए परी से, तुम्हें उस इंसान के लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारे प्यार तुम्हारी फीलिंग की कदर ना हो। एक बात बोलूं, जिस प्यार को पाने के लिए तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी पड़े वो प्यार नहीं होता, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता, प्यार भी नहीं। परी ध्यान से आंग्रे की बात सुन रही थी। परी अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर आंग्रे से, थैंक यू, वैसे तुमने बताया नहीं तुम किस काम से आए थे? आंग्रे हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, एक्चुअली मैं तुमको कुछ देने आया था। परी हैरानी से, मुझे पर क्या? आंग्रे अपनी जेब की पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालता है और धीरे से परी से, मुझे ये पसंद आया तो मैंने ले लिया, अब मेरी तो गर्लफ्रेंड है नहीं, इसीलिए सोचा आपको दे दूं, आपको पसंद आया। परी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो आंग्रे के हाथ से ब्रेसलेट लेकर अपने हाथ में पहन लेती है। कैसा लग रहा है? आंग्रे, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बोलकर रूम से जाने लगता है। तभी परी आवाज देकर, थैंक यू। आंग्रे मुस्कुराकर रूम से बाहर चला जाता है। परी मुस्कुराकर फिर से अपनी पैकिंग करने लगती है। अगली सुबह अनामिका जल्दी से उठकर अंश के रूम में जाती है, जहां अंश अपने किंग साइज बेड पर आराम से सो रहा था। अनामिका अंश को देखते हुए, जो सोते वक्त बहुत मासूम लग रहा था, आज पहली बार अनामिका अंश को बहुत ध्यान से देख रही थी। अनामिका, मेरी नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रहे हो राठौर साहब, लेकिन मेरे होते हुए आप सुकून की नींद नहीं सो सकते, कहकर अपने आसपास देखने लगती है। अचानक कुछ देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है।
अंश हड़बड़ाकर बेड से उठ जाता है क्योंकि अनामिका ने उसके ऊपर पानी डाल दिया था। अंश गुस्से में देखता है तो उसे अनामिका दिखाई देती है जो मुस्कुरा रही थी। अंश, यह क्या बदतमीजी है। अनामिका आराम से अंश को इग्नोर करके जाकर रूम में पड़े सोफे पर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए अंश से, बदतमीजी नहीं, मैं तो अपने होने वाले पति को उठा रही थी। अब देखो ना, सुबह के 4 बजे बज रहे हैं और तुम आराम से कैसे सो सकते हो। तुम्हें पता है मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। अंश खुद में बड़बड़ाता है, जब पूरी रात मुझे बर्बाद करने के लिए अपना दिमाग चलाती रहोगी तो नींद कहाँ से आएगी। और फिर गुस्से में बेड से उठकर अनामिका के पास जाकर उसे बाजू से पकड़कर सोफे से उठाता है। आइंदा गलती से भी ऐसी गलती मत करना वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि अंश राठौर गलती को माफ नहीं करता बल्कि सजा देता है। कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े, बोलकर अनामिका की बाजू को छोड़ देता है और रूम से जाने लगता है। तभी अनामिका उसके सामने आकर एटीट्यूड में, अनामिका सिंह कभी अपनी गलती पर पछताती नहीं, और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या, और प्यार हो जाए तो पछताना क्या। अंश अनामिका की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराता है और उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, ओह रियली, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। अनामिका भी उसकी आंखों में देखते हुए, पिछले 5 सालों से मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं ये भी जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अंश उसकी आंखों में देखते हुए अपने कदम बढ़ाने लगता है। हो सकता है मुझे तुमसे प्यार हो गया हो, और या फिर हो सकता है मुझे किसी और से प्यार हो। अनामिका अपने कदम पीछे लेते हुए, लेकिन विश्वास से, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम्हें याद है तुमने ही मुझसे कहा था मैं तुम्हारी मोहब्बत और जुनून हूँ, और इसीलिए तो तुमने मुझे आदित्य से शादी नहीं करने दी। अनामिका की बात सुनकर अंश के कदम रुक जाते हैं और वो अनामिका को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। अनामिका के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रही हो तो मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, याद रखना, बोलकर अनामिका को छोड़ देता है। अंश की बात सुनकर अनामिका मुस्कुरा देती है। कुछ घंटों बाद पूरे घर को अच्छे से सजाया जा रहा था। परी और आंद्रे सबसे मिलकर बहुत पहले ही जयपुर के लिए निकल चुके थे। आज अनामिका की मेहंदी होने वाली थी। सभी लोग मेहंदी की रस्मों की तैयारी कर रहे थे। अनामिका अपने रूम में रेडी हो रही थी। उसने निर्मला जी का दिया हरे रंग का लहंगा पहन रखा था और ज्वेलरी पहन रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी। तभी उसका फोन रिंग करता है। रिंग की आवाज सुनकर अनामिका खुद से, कौन फोन कर रहा होगा, बोलकर चेयर से उठकर बेड पर अपना फोन उठाती है। स्क्रीन पर शो हो रहा है नाम को देखकर अनामिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अनामिका जल्दी से कॉल पिक कर लेती है। अनामिका ऑन कॉल, हेलो भाई, कैसे हैं आप। दूसरी तरफ से विवांश की आवाज आती है, मैं ठीक हूँ, और मेरी गुड़िया कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अनामिका जल्दी से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, और आप अपना ख्याल रखते हैं और खाना टाइम पर खाते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो काम के चक्कर में आप अपनी तबीयत खराब कर ले। विवांश, मेरी दादी अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खाना भी टाइम पर खाता हूँ। वैसे मैं अभी पुष्कर में हूँ। अनामिका, पुष्कर में, पर आप तो अमेरिका काम से गए थे। विवांश, हाँ मैं अमेरिका ही गया था, लेकिन फ्रेंड की शादी थी और उसने मुझे बहुत फोर्स किया, इसलिए पुष्कर आना पड़ा शादी अटेंड करने। अनामिका, ओके भाई, अच्छा भाई, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, मेरी फ्रेंड बुला रही है। विवांश, ठीक है गुड़िया, लेकिन अपना ख्याल रखना। अनामिका, जी भाई, और आप भी अपना ख्याल रखना, बोलकर फोन कट कर देती है और मन में, आई एम सॉरी भाई, आपसे झूठ बोलना पड़ा, मुझे पता है आप अंश को पसंद नहीं करते, और अगर आपको पता चला कि मैं अंश से शादी करने जा रही हूँ पता नहीं आप क्या करेंगे, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। पुष्कर, राजस्थान। एक बड़े से घर में काफी चहल पहल चल रही थी, और चहल पहल हो भी क्यों ना, उनके घर की इकलौती बेटी की शादी जो होने जा रही थी, घर को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत जिसने येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी, पूजा घर से निकलते हुए एक औरत से पूछती है, सुषमा बहुनिधि तैयार हो गई। वो औरत अपनी सास से परेशान होते हुए, नहीं माँ, उसने तो साफ साफ कह दिया है जब तक उसकी सहेली नहीं आएगी तब तक ना वो तैयार होगी और न ही उससे कोई कहेगा। वो बूढ़ी औरत जिनका नाम संतोष था बोलती है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, पता किया परी बिटिया कब तक यहाँ पहुँचेगी। सुषमा कुछ बोलने वाली होती है, तभी उन दोनों के कानों में परी की आवाज सुनाई देती है। दोनों मेन गेट की तरफ देखती है तो रेड कलर का फ्रॉक सूट पहने परी मुस्कुरा रही थी। उसके साथ व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहने आंग्रे खड़ा था। परी जल्दी से आकर संतोष, सुषमा जी झुककर पैर छूती है। दोनों मुस्कुराते हुए परी को अपने गले से लगा लेती हैं। आंग्रे भी झुककर उन दोनों के पैर छूटा है। संतोष, जीते रहो बेटा। परी आंग्रे को मिलबाते हुए, ये मेरा दोस्त है आंग्रे। सब लोग मुस्कुरा देते हैं। संतोष, कैसी हो बेटा। परी, मैं ठीक हूँ दादी, और आप दोनों कैसी है। दोनों मुस्कुराते हुए, हम दोनों ठीक है। अच्छा तुम जल्दी से निधि के रूम से जाओ, सुबह से रट लगा रखी है, जब तक तुम नहीं आओगी तब तक वो तैयार नहीं होगी। परी मुस्कुराते हुए, जी आंटी। सुषमा, ऊपर से लेफ्ट साइड में हैं। परी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। सुषमा नौकर को बुलवाकर परी आंद्रे का सामान अलग अलग रूम में रखवा देती है और आंद्रे को बिठाकर चाय नाश्ता करवाती है।
आंद्रे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। वो तो यहाँ आकर बुरा फंस गया। अनामिका रेडी होकर नीचे आ रही थी, तभी उसके कानों में ईशानी की आवाज पड़ती है। अनामिका रुककर मुड़कर देखती है तो ईशानी मुस्कुराते हुए अनामिका के पास आ रही थी। ईशानी मुस्कुराते हुए अनामिका से, स्टोर रूम में सोने के बर्तन रखे हैं, जाकर ले आओ। अनामिका अच्छे से जानती थी कि ईशानी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए पूछती है, ये काम तो मेड भी कर सकती है, फिर तुम मुझसे क्यों बोल रही हो? ईशानी गुस्से में, दादी ने कहा था कि रस्म है जिसे इस घर की होने वाली बहू करती है, अगर तुम्हें नहीं करनी तो मैं दादी को बोल देती है। कहकर ईशानी वहां से जाने लगती है। तभी अनामिका उसे रोकते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ, बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही ईशानी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। CH57 परी विवांश की बाहों में अनामिका स्टोर रूम को ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम तक पहुंच जाती है। अनामिका जल्दी से स्टोर रूम का दूर खोलती है तो स्टोर रूम में अंधेरा था। अनामिका अंदर आकर जल्दी से ढूंढकर लाइट का स्विच ऑन करती है और खुद से बोलती है, जल्दी से सोने के बर्तन ढूंढ लेती हूँ, कहाँ रखे होंगे। बोलकर अनामिका स्टोर रूम में बर्तन ढूंढने लगती है। स्टोर रूम पूरा पुराने सामने से भरा हुआ था और स्टोर रूम में काफी धूल मिट्टी भी थी। अनामिका अपने मुंह पर हाथ रखकर बर्तन को ढूंढने लगती है, तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आ जाता है। अनामिका नीचे बैठकर देखती है तो कोई फोटो फ्रेम था जो नीचे गिरा हुआ था। अनामिका फोटो फ्रेम उठाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। रागिनी दी, अनामिका खुद से कहती है। रागिनी दी की फोटो यहाँ कैसे? इसका मतलब रागिनी दी राठौड़ मेंशन में आ चुकी है क्या? सब लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन रागिनी दी राठौड़ मेंशन क्यों आएंगी? क्या चक्कर है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पहेली तो उलझती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि मेरी दी के साथ हुआ क्या था? कौन सही है कौन गलत? कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हुए अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनामिका जल्दी से अपने आंसू पोंछकर, क्या पता कुछ और भी मिल जाए, कहकर अनामिका जल्दी से फोटो फ्रेम संभालकर वही रखी मेज के ऊपर रख देती है और बाकी सबूत ढूंढने लगती है। तभी अचानक से स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अनामिका जल्दी से सब कुछ छोड़कर दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है। दूर कैसे बंद हो गया? कोई है? प्लीज हेल्प करो, मैं अंदर हूँ। लेकिन कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। अनामिका घबरा जाती है। वो खुद को हिम्मत देते हुए, रिलैक्स, चिंता मत कर, कहकर वापस फिर से सबूत ढूंढने लगती है। तभी उसके पैरों में कांच चुभ जाती है। अनामिका दर्द से चीख पड़ती है। आ कहकर जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में दर्द से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन उसकी आंखों में आंसू इसलिए नहीं निकल रहे थे कि उसे दर्द हो रहा था, बल्कि इसलिए निकल रहे थे कि वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वो करे भी तो क्या? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनामिका अपने दोनों पैर को देखती है जिसमें कांच लगे हुए थे। उसके पैरों से खून निकल रहा था। अनामिका अपनी आंखें बंद करके पैरों से कांच को निकालने लगती है। तभी उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। अनामिका हैरानी से सर उठाकर सामने देखती है तो आर्यन खड़ा उसकी हालत पर हंस रहा था। अनामिका हैरानी से, तुम यहाँ कैसे? आर्यन हंसते हुए अनामिका के पास आकर बैठ जाता है। मुझे यहाँ देखकर शॉक्ड हो गई। अनामिका, इसका मतलब यहाँ सब तुमने किया, लेकिन क्यों? आर्यन अनामिका के चेहरे को देखते हुए, दर्द हो रहा है, होना भी चाहिए। आखिर अंश राठौर से प्यार करने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। जो अंश राठौर से प्यार करता है उसकी किस्मत में दुख दर्द ही होता है। लेकिन मुझे पता है तुम ब्रो से प्यार नहीं करती, सिर्फ उनके पैसों से प्यार करती हो। अनामिका असमंजस में, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक बात, मुझे यहाँ से जाने दो, अगर अंश को पता चला तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कहते हुए अनामिका अपने दर्द को बर्दाश्त करके उठकर खड़ी हो जाती है। आर्यन अनामिका की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और अनामिका के करीब आते हुए, ज्यादा जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, आज मैं तुमसे अपने थप्पड़ का बदला लेकर रहूंगा। मेरी होने वाली सो कॉल्ड अनामिका भाभी बहुत शौक है ना आपको आर्यन राठौड़ पर हाथ उठाने का। कहते हुए आर्यन के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। अनामिका गुस्से में, मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे अभी जानते नहीं, कहते हुए पीछे होने लगती है। अनामिका की धमकी सुनकर आर्यन बेशर्मी से मुस्कुरा देता है और अनामिका का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारे मुंह से धमकी अच्छी नहीं लगती, वैसे मानना पड़ेगा बहुत खूबसूरत हो, क्यों ना आज मैं तुम्हारी इसी खूबसूरती के मजे लूं, क्या बोलती हो? कहकर अनामिका को जैसे ही छूने वाला होता है तभी अनामिका अपना हाथ छुड़ाकर उसका हाथ पीछे के लिए मोड़ देती है। आर्यन दर्द से बिलबिला उठता है। अनामिका गुस्से में अपने दांत पीसते हुए, खूबसूरती खतरनाक भी होती है, इसीलिए बचकर रहना। खूबसूरती से मुझे छूना इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं आग हूं और अगर आग को छूने की कोशिश करोगे तो जल जाओगे, कहकर आर्यन को छोड़ देती है और स्टोर रूम से जाने लगती है। तभी वो अचानक से लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने वाली होती है। तभी आर्यन जल्दी से आकर अनामिका को पकड़ता है। अनामिका खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन इस बार आर्यन की पकड़ उस पर मजबूर थी। अनामिका चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाती। आर्यन अनामिका के चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए, अगर इतना ही प्यार करती थी तो बताया क्यों नहीं? अनामिका गुस्से में, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी आर्यन अनामिका को सही से खड़ा करके स्माइल पास करके स्टोर रूम का डोर खोलकर बाहर चला जाता है।
अनामिका को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अनामिका भी जल्दी से स्टोर रूम से बाहर निकल जाती है। अनामिका दर्द से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अनामिका जैसे तैसे करके सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है तो सब लोग उसे ही देख रहे थे। आर्यन ईशानी खड़े मुस्कुरा रहे थे, वही अंश की आंखें गुस्से से लाल थी। अनामिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनामिका निर्मला जी से पूछती है, दादी क्या हुआ? निर्मला जी कुछ नहीं बोलती। तभी ईशानी गुस्से में अनामिका के पास आकर, दादी मैंने तो पहले ही मना किया था कि यह लड़की अंश भाई के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी सुनी नहीं, देख लिया ना अपनी आंखों से ये लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अनामिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ईशानी से पूछती है, क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अंश के पास जाकर, क्या हुआ है, सब इतने गुस्से में क्यों है? तभी मीरा गुस्से में, ये लड़की राठौड़ मेंशन में 1 मिनट भी नहीं रहेगी, कहकर अनामिका के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी अंश भी अनामिका का हाथ पकड़ लेता है। सब लोग हैरानी से अंश को देखने लगते हैं। अंश गुस्से में मीरा को देखते हुए, अनामिका का हाथ छोड़िए। मीरा, लेकिन अंश ये लड़की। तभी अंश गुस्से में मीरा को देखते हुए, मैंने कहा अनामिका का हाथ छोड़िए। अंश के गुस्से को देखकर सब लोग डर जाते हैं। अनामिका अंश के चेहरे को देखने लगती है, जो गुस्से से लाल था। तभी अवंतिका, अंश इस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है और हम लोगों को अच्छे से पता है तुम धोखा देने वाले को माफ नहीं करते, तो अनामिका को कैसे कर सकते हो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे ही भाई से गुलछर्रे उड़ा रही है? अभी देखा ना तुमने, फिर इस लड़की को क्यों रोक रहे हो? ईशानी, जी भाई मोम बिल्कुल सही कह रही है। तभी अंश गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अनामिका के खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंश की बात सुनकर अनामिका को मन ही मन बहुत खुशी होती है। तभी आर्यन आकर अंश से बोलता है, लेकिन भाई आपने देखा ना कैसे अनामिका मुझसे सब कुछ कह रही थी, मुझे अप्रोच कर रही थी। आर्यन बोल ही रहा था। तभी अंश एक जोरदार थप्पड़ आर्यन के गाल पर जड़ देता है। सब लोग शॉक्ड होकर अंश को देखने लगते हैं। आर्यन अपने गाल पर हाथ रखकर अंश की तरफ देखता है। अंश गुस्से में आर्यन के कॉलर को पकड़ लेता है, आइंदा अगर अनामिका के इर्द गिर्द भी मुझे नजर आए तो जान से मार दूंगा। अंश की बात सुनकर आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन हकलाते हुए, पर ब्रो मैंने क्या किया? अंश गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ आर्यन के गाल पर मार देता है। तुम्हें क्या लगा तुम एडिट करके वीडियो मुझे दिखाओगे और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? अंश की बात सुनकर ईशानी और अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अंश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए, अच्छे से जानते हो अंश राठौर धोखा देने वालों को माफ नहीं करता, फिर भी इतनी बड़ी गलती कर गए। अंश की बात सुनकर आर्यन डर से कांपने लगता है। आई एम सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी अवंतिका जल्दी से भागकर अंश के पास आती है। अंश, आर्यन तुम्हारा भाई है, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वह भी ऐसी लड़की के लिए? कहते हुए अनामिका को गुस्से से देखती है। अंश गुस्से में अवंतिका को घूरता है, चाची आप अच्छे से जानती हैं मुझे धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर आप मुझसे कैसे कह सकती है कि मैं इस धोखेबाज को माफ कर दूं? अनामिका लगराते हुए अंश के पास आती है, प्लीज अंश आर्यन को छोड़ दो, वह तुम्हारा भाई है। अंश अनामिका की बात सुनकर एक नज़र गुस्से में अनामिका को देखता है और आर्यन को धमकी देते हुए, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें अनामिका से माफी मांगनी होगी, वो भी नाक रगड़कर। सब लोग शॉक्ड होकर अंश को देखने लगते हैं। अनामिका तो अंश को देखे जा रही थी। अंश गुस्से में, तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने कहा अनामिका से माफी मांगो। आर्यन के पास अनामिका से माफी मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। आर्यन गुस्से का घूंट पीते हुए अनामिका से, आई एम सॉरी। अनामिका कुछ नहीं बोलती। अंश गुस्से में आर्यन को घूरता है, लगता है तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा नाक रगड़कर अनामिका से माफी मांगो। अनामिका अंश से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने माफी मांग ली, प्लीज तुम उसे जाने दो। अंश गुस्से में अनामिका को एक नज़र देखता है और आर्यन को छोड़कर अनामिका को अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। पुष्कर, राजस्थान। एक बड़े से कमरे में एक लड़की जिसने ब्लू कलर का सूट पहन रखा था, वह उस रूम में मौजूद सभी लड़कियों से बोल रही थी, निधि यार परी अभी तक नहीं आई, कसम से अगर परी नहीं आई तो मैं एंगेजमेंट नहीं करूंगी। निधि को समझाते हुए एक लड़की जो उसके बगल में बैठी थी जिसका नाम प्रिया था, वह बोलती है, प्रिया यार निधि परी आ जाएगी तब तक तू तो तैयार हो जा वरना तेरा शुभम किसी और से सगाई कर ले। प्रिया की बात सुनकर बाकी लड़कियां हंसने लगती है। उन लड़कियों को हंसता देखकर निधि चिढ़ जाती है। निधि गुस्से में, अगर शुभम ने मेरे अलावा किसी और लड़की का ख्याल भी अपने दिमाग में लाया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी और उसका सर भी फोड़ दूंगी। निधि की बात सुनकर बाकी लड़कियां फिर से हंसने लगती है। उन्हें हंसता देखकर निधि मुंह फुलाकर बेड पर बैठ जाती है। प्रिया बाकी लड़कियों से, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, दादी ने कहा था कि इसे हमें मनाना है लेकिन यार मुझे तो नहीं लगता यह मानेगी। तभी एक लड़की प्रिया से पूछती है, लेकिन यार परी रह कहाँ गई? तभी निधि का गेट नॉक होता है। प्रिया आवाज सुनकर गेट खोलने के लिए जैसे ही उठती है तभी निधि गुस्से में बोलती है, खबरदार जो तूने गेट खोला, जब तक परी नहीं आएगी तब तक कोई भी गेट नहीं खोलेगा। प्रिया निधि को देखती है और चुपचाप बैठ जाती है। तभी उन सभी के कानों में परी की आवाज पड़ती है।
परी, यार निधि में हूँ, अगर तूने दूर नहीं खोला तो मैं वापस चली जाऊंगी। परी की आवाज़ सुनकर रूम में मौजूद सभी लड़कियों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। निधि जल्दी से बेड से कूदकर जाकर दूर खोलती है। उसकी हरकत पर सभी लड़कियां मुस्कुरा देती है। निधि सामने परी को देखकर निधि झट से परी को गले लगा लेती है। परी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को गले से लगा लेती है। निधि शिकायत करते हुए, यार तूने कितना वेट कराया, अगर तू नहीं आती तो मैं सच में एंगेजमेंट नहीं करती। तभी प्रिया, काव्या, समीक्षा, ज्योति, नेहा परी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोलती है, फाइनली तू आ गई। इसने तो ठान लिया था जब तक तू नहीं आएगी ना खुद एंगेजमेंट के लिए तैयार होगी ना हमें होने देगी। परी उन सभी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। सब लोग बारी बारी से परी को हक करते हैं। निधि सबकी बातें सुनकर मुंह बनाते हुए, हाँ तो एंगेजमेंट मेरी है, तुम लोग तैयार होकर क्या करोगी, अब जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, कुछ ही देर में ब्यूटी पार्लर के लिए निकलना है। तभी काव्या परी के कंधे पर अपना हाथ रखकर निधि को चिढ़ाते हुए, ओह मैडम को शुभम के लिए ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाना है। काव्या की बात सुनकर निधि शर्मा जाती है। वही बाकी लड़कियां काव्या की बात सुनकर हंसने लगती हैं। तभी समीक्षा परी से बोलती है, मुझे तो लगा तेरे साथ तेरा भाई भी आएगा, तू अकेली आई है। तभी नेहा हंसते हुए समीक्षा से, तुझे क्या इसके भाई से शादी करनी है। समीक्षा नेहा की बात सुनकर झेप जाती है। तभी प्रिया परी से बोलती है, बहुत सुना है तेरे भाई के बारे में लेकिन कभी मौका नहीं मिला उन्हें देखने का, कम से कम तू ही फोटो दिखा दे। सुना है बहुत हैंडसम है। तभी काव्या प्रिया से, और खतरनाक भी, कहीं तेरा मर्डर ना कर दे। परी कब से उन लोगों की बातें सुन रही थी। तभी प्रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, लोग प्यार में तो जान भी दे देते हैं, वो एक बार बोल कर तो देखें। प्रिया की बात सुनकर सभी लड़कियां मुस्कुरा देती है। तभी नेहा भी बोलती है, हाँ यार मैंने भी सुना है अंश राठौड़ के बारे में, बहुत हैंडसम है। तभी परी उन लोगों को चुप कराते हुए बोलती है। परी मुस्कुराते हुए, अगर तुम लोग अंश भाई की बात कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ, मेरे भाई की शादी होने वाली है, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड से, और मेरे अबीर भाई को लड़कियों से नफरत है। आर्यन भाई का पता नहीं, बाकी तुम लोग देख लेना। परी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कियों का दिल कांच की तरह टूट जाता है। तभी निधि परी से बोलती है, तो क्या हुआ, तेरे भाई की शादी होने वाली है, कम से कम उनकी फोटो ही दिखा दे। निधि की बात सुनकर फिर से सभी लड़कियों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। परी, ओके ओके वेट दिखाती हूँ। इतना बोलकर परी अपना फ़ोन निकालकर गैलरी खोलकर फोटो दिखाने वाली होती है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। परी, यार भाई की कॉल है, बोलकर फ़ोन वापस ले लेती है। तभी निधि परी से कहती है, मैं नीचे जा रही हूँ, तू तब तक फ्रेश हो जा, लेफ्ट साइड में जो तीसरा रूम है वही तेरा है। बोलकर निधि सभी लड़कियों के साथ नीचे जाने लगती है। परी कॉल पिक करके रूम से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ से अंश की आवाज़ आती है, आप अपनी फ्रेंड के घर पहुँच गई। परी ऑन कॉल, जी भाई मैं पहुँच गई, वहाँ सब कैसा चल रहा है। अंश, यहाँ सब ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखना, मैं जानता हूँ जो सब आपके साथ हुआ उसे भूलना आसान नहीं, लेकिन आपको भूलना होगा, आपको दिखाना होगा कि परी राठौर कमज़ोर नहीं है, आप समझ रही है ना। परी, जी भाई मैं समझ गई, अच्छा मैं रखती हूँ, रूम में जा रही हूँ। अंश, ठीक है लेकिन आप अपना ख्याल रखना, कहकर फ़ोन कट कर देता है। परी फ़ोन अपने हाथ में लेकर सामने देखती है तो उसके सामने रूम था। परी खुद से, यही रूम होगा, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाती है, बोलकर दूर खोलकर रूम के अंदर जाती है। परी अपना फ़ोन बेड पर रखकर वॉशरूम में जाने लगती है। तभी अचानक से वह किसी से टकरा गई और वो गिरने वाली हुई। तभी दो मजबूत बाहों ने उसे कमर से पकड़ लिया। परी ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि वो नहीं गिरी तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। उसे किसी और ने नहीं, विवांश ने पकड़ा हुआ था। विवांश जो अभी अभी वॉशरूम से शावर लेकर निकला था। उसके गीले बालों से पानी गिर रहा था। विवांश परी को देखकर शॉक्ड रह गया, लेकिन उसे मन ही मन परी को देखकर बहुत खुशी हुई। वो बता नहीं सकता था उसे परी को देखकर कितनी खुशी हुई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अचानक से परी को विनाश की कई बातें याद आने लगती है। मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। परी खुद को संभाल कर सही से खड़ी हो जाती है और बिना शिवांश की तरफ देखे रूम से जाने लगती है। विवांश को यूं परी का इग्नोर करना बहुत खलता है। विवांश परी को आवाज़ देता है, विवांश, परी। शिवांश की आवाज़ सुनकर परी के कदम रुक जाते हैं और वह गहरी सांस लेकर पीछे मुड़कर देखती है। शिवांश परी के पास आकर, तुम यहाँ। परी हल्का मुस्कुराते हुए विवांश को टोंट मारते हुए, आपको कोई प्रॉब्लम है मिस्टर विवांश। परी की बात सुनकर विवांश को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह जानता था गलती उससे हुई है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी विवांश परी से माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी मैंने जो किया। तभी परी उसकी बात बीच में काट कर मुस्कुराते हुए, मैं आपको जानती हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं, तो माफ़ी किस बात की, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, मैं परी राठौड़ हूँ जिससे आप बेइंतहा नफरत करते हैं, तो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। बोलकर परी रूम से बाहर चली जाती है। विवांश परी को मायूसी से जाता देख रहा था।
CH58 अंश का गुस्सा, अनामिका का दर्द। अंश अनामिका को अपने रूम में लाकर आराम से बेड पर बिठा देता है। अनामिका देख सकती थी कि अंश इस वक्त बहुत गुस्से में है। अंश जल्दी से ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर बेड पर रखकर बैठ जाता है। अंश अनामिका के दोनों पैर देखता है जिनमें कांच लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में घाव हो गए थे। अंश धीरे से एक एक करके अनामिका के पैरों से कांच निकालने लगता है। अनामिका दर्द से पड़ती है। आशु बहुत दर्द हो रहा बोलकर अंश का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अनामिका को नहीं पता था कि उसने अनजाने में अंश के बीते हुए कल के घाव को वापस से हरा कर दिया। आशु नाम सुनकर अंश के कानों में रागिनी की आवाज गूंजने लगती है। आई लव यू आशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू। अंश गुस्से में अनामिका के हाथ को झटक कर बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। अनामिका जो दर्द से तड़प रही थी अंश का ऐसा बिहेवियर देखकर चौंक जाती है। अनामिका कुछ बोलती इससे पहले अंश गुस्से में अनामिका को वार्न करते हुए बोलता है, अगर दोबारा मैंने तुम्हारे मुंह से यह नाम सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरा नाम अंश राठौड़ है, आशु नहीं। तभी अनामिका थोड़ा डरते हुए बोलती है, ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो तुम इतना गुस्सा हो रहे हो, मैंने तो सिर्फ नाम ही बोला था, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है। तभी अंश गुस्से में अनामिका की गले को पकड़ लेता है, मैंने कह दिया तो कह दिया, कभी मुझे इस नाम से बुलाने को गलती मत करना, मुझे नफरत है इस नाम से। बोलकर अनामिका की गर्दन को छोड़कर रूम से चला जाता है। अनामिका जोर जोर से खांसने लगती है। कुछ मिनट बाद अनामिका नॉर्मल होती है और खुद से कोई नाम से नफरत कैसे कर सकता है। आखिर अंश को आशु नाम से कौन बुलाता होगा, उसकी गर्लफ्रेंड या मीरा आंटी या फिर दादी, लेकिन आंटी और दादी अंश को उसके नाम से बुलाती है, फिर कौन अंश को आशु बुलाता होगा। थोड़ी देर बाद परी अपने रूम से फ्रेश होकर नीचे आने लगते हैं, जहां सभी उसका इंतजार कर रहे थे। परी के साथ आंग्रे भी नीचे आता है। काव्या आंग्रे को देखकर समीक्षा से धीरे से बोलती है, यार सैम, परी के साथ यह हैंडसम लड़का कौन है, कहीं परी का बॉयफ्रेंड तो नहीं। तभी नेहा उन दोनों से बोलती है, नहीं यार, यह परी का बॉयफ्रेंड नहीं, उसका दोस्त है। आंग्रे कितना हैंडसम है ना। सभी लड़कियां उसकी बात में सहमति जताती है। निधि को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां आंग्रे को घूरे जा रही थी। आंग्रे जब उन लड़कियों की नज़र खुद पर महसूस करता है तो धीरे से परी से पूछता है, ये लड़कियों मुझे ऐसे क्यों देख रही, मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या। आंग्रे की बात सुनकर परी एक नज़र उन लड़कियों को देखती है जो सब कुछ इग्नोर करके आंग्रे को घूरे जा रही थी। परी मुस्कुराते हुए धीरे से आंग्रे से बोलती है, ये लड़कियां शायद तुम्हें पसंद करने लगी, तुम्हें कौन सी पसंद है। परी की बात सुनकर आंग्रे चिढ़ते हुए बोलता है, क्या बोल रही हो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ शादी अटेंड करने आया हूँ, अपनी शादी करने नहीं। परी आंग्रे की बात सुनकर बोलती है, तो क्या प्रॉब्लम है अगर तुम भी यहाँ शादी कर लोगे, मैंने तो बात भी कर रखी है, तुम बस इतना बताओ तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, काव्या, नेहा, प्रिया या फिर समीक्षा। आंग्रे हैरान होकर परी को देखने लगता है, क्या मैडम आप भी ना। परी मुस्कुराते हुए, अगर मैडम बोलोगे तो अभी तुम्हारी शादी करवा दूंगी। आंग्रे जल्दी से माफ़ी मांगते हुए, नहीं नहीं मैम प्लीज़, सॉरी, मेरा मतलब परी, मुझे शादी के झमेले में नहीं पड़ना, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, मुझे शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी। आंग्रे की बात सुनकर परी मुस्कुरा देती है और दोनों नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। काव्या, प्रिया, नेहा और समीक्षा आंग्रे को अपने इतना पास देखकर फूली नहीं समा रही थी और यह बात उनके चेहरे की खुशी देखकर जाहिर हो रही थी। संतोष निधि से, अब तो परी भी आ गई, कब जाकर ब्यूटी पार्लर में तैयार होगी, जब तेरा मंगेतर यहाँ आ जाएगा सगाई करने। संतोष की बात सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगती है। निधि मुंह बनाते हुए, दादी मेरी क्या गलती है, मैं तो जा ही रही हूँ, बस काम देवता आ जाए फिर निकलेंगे। परी मुस्कुराते हुए निधि से, कौन काम देवता। तभी काव्या बीच में बोलती है, वही जो कल से आया है लेकिन उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हर वक्त अपने काम में घुसा रहता है, इसीलिए निधि ने उसका नाम कामदेवता रख दिया है। काव्या की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी विनय जी निधि के पापा बोलते हैं, क्योंकि वह लड़का बहुत मेहनती है, तुम लोगों की तरह नहीं जो हमेशा सबको परेशान करती है। निधि मुंह बनाते हुए विनय जी के पास जाकर उनके गले लग जाती है, पापा मैं आपको परेशान करती हूँ। निधि की हरकत देखकर विनय जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, नहीं बेटा तू तो बहुत समझदार है, परेशान तो तेरा भाई करता है मोहन। विनय जी की बात सुनकर निधि मुस्कुरा देती है। तभी उसे याद आता है कि सुबह से उसने मोहन को तो देखा ही नहीं। निधि विनय जी से पूछती है, पापा मोहन कहाँ है, सुबह से दिख नहीं रहा। विनय जी कुछ बोलते इससे पहले उन सभी के कानों में आवाज पड़ती है। सब लोग सामने देखते हैं तो लाइट ब्लू कलर की प्लेन शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहने मोहन अपने हाथों में फूलों का बुके लेकर दरवाजे पर खड़ा था। मोहन जल्दी से परी के पास आकर खड़ा हो जाता है, यह आपके लिए निधि ने बताया, मुझे आपको फूल बहुत पसंद है इसीलिए ले आया, कहकर फूलों का बुके परी की तरफ बढ़ा देता है। थैंक यू कहकर परी हल्का मुस्कुराकर उसके हाथों से फूलों का बुके ले लेती है। वही सीढ़ियों से आ रहा विवांश जब ये देखता है तो उसे पता नहीं पर क्यों गुस्सा आने लगता है। उसकी गुस्से में दोनों हाथ की मुठियां भींच जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था जब परी से उसका कोई रिश्ता नहीं है तो उसे गुस्सा क्यों हो रहा है। विवांश इसी उधेड़बुन में था। तभी काव्या की नज़र सीढ़ियों पर खड़े विवांश पर जाती है तो वह निधि से कहती है, आ गया तेरा काम देवता।
काव्या की बात सुनकर सब लोगों की नज़र सीढ़ियों पर जाती है, जहां विवांश गुस्से में खड़ा था। सबको देखकर विवांश खुद को नॉर्मल करता है और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाकर नीचे आने लगता है। परी खुद को नॉर्मल करती है क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी कि उसके बिना उसकी लाइफ अधूरी है या वो अभी भी उससे प्यार करती है। शिवांश एक नज़र परी को देखकर, जो मुस्कुराते हुए आंग्रे को देख रही थी, निधि से बोलता है, अब चले। निधि, अरे मैं तुझे बताना ही भूल गए, यह मेरी दोस्त है परी, और परी यह मेरा दोस्त विवांश है जो मेरे लिए अपना काम छोड़कर पुष्कर आया है मेरी शादी अटेंड करने। कहते हुए उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। विवांश अपना हाथ आगे करता है, परी खुद को नॉर्मल करते हुए उससे हाथ मिलाती है। विवांश को दिल ही दिल में बहुत खुशी होती है। तभी निधि सबसे बोलती है, मैं, काव्या, प्रिया, समीक्षा, नेहा आंग्रे के साथ जाएंगे, तुम दोनों एक गाड़ी में आ जाना। निधि की बात सुनकर परी बोलती है, नहीं यार, मैं आंग्रे के साथ जाऊंगी। और फिर विवांश को देखते हुए बोलती है, मैं इन्हें जानती भी नहीं। परी की बात सुनकर विवांश को बहुत बुरा लगता है। तभी काव्या बोलती है, नहीं जानती तो जान जाएगी, हम लोग तो जा रहे हैं, तुम दोनों देख लेना। कहते हुए आंग्रे को देखती है जो सदमे में था। काव्या बड़े प्यार से, आप चलेंगे ना मेरे साथ, मेरा मतलब हमारे साथ। आंग्रे उनकी बात सुनकर अपनी दुनिया में वापस आता है और नकली हंसी हंसते हुए, मैं क्या करूंगा जाकर, वैसे भी ब्यूटी पार्लर तुम लड़कियों के लिए, मेरा वहां क्या काम। नेहा मुस्कुराते हुए फ्लिटी अंदाज में, तो आप हमें देख लेना। उसकी बात सुनकर सब लोग उसे शॉक्ड होकर देखने लगते हैं। नेहा बात को संभालते हुए, मेरा मतलब हमें छोड़ने कौन जाएगा और वहां से लेने कौन जाएगा। तभी संतोष जी चिल्लाते हुए बोलती है, कोई नहीं बोलेगा, कब से देख रही हूँ, बातें कर रही हो, काम धंधा तो है नहीं, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। संतोष जी की बात सुनकर सभी लड़कियां चुप हो जाती है। निधि, प्रिया, काव्या, समीक्षा, नेहा आंग्रे को जबरदस्ती खींचकर बाहर ले जाती है। परी को मजबूरी में विवांश के साथ जाना पड़ता है। CH-59, तुम मुझसे प्यार करते हो। निधि, काव्या, नेहा, समीक्षा और प्रिया आंग्रे के साथ उसकी कार से ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है। परी को मजबूरी में विवांश की गाड़ी में बैठना पड़ता है। परी के गाड़ी में बैठते ही विवांश आकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। परी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। उसने सोच लिया था कि वह विवांश के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी। वही विवांश सामने की ओर देख रहा था। दोनों के मन में उथल पुथल चल रही थी, लेकिन दोनों ही खामोश बैठे थे। तभी उन दोनों की गाड़ी रेड सिग्नल पर आकर रुकती है। दोनों की नज़र एक साथ पानी पूरी के ठेले पर जाती है, जहाँ एक कपल एक दूसरे को बड़े प्यार से पानी पूरी खिला रहे थे। उन दोनों के दिमाग में अपनी एक याद कौंध जाती है। एक बार विवांश परी गाड़ी से घूमने जा रहे थे, तभी परी की नज़र सामने लगे पानी पूरी के स्टॉल पर जाती है। गोलगप्पे को देखकर परी के मुंह में पानी आ जाता है। परी जल्दी से चिल्लाते हुए बोलती है, विवांश, विवांश, गाड़ी रोको। विवांश जल्दी से गाड़ी रोककर परी से पूछता है, क्या हुआ। परी, मुझे पानीपुरी खानी है, वो देखिए ना। कहते हुए गोलगप्पे के स्टॉल की तरफ इशारा करती है। विवांश देखता है तो सड़क किनारे एक छोटा सा गोलगप्पे का स्टॉल लगा हुआ था और बहुत से लोग गोलगप्पे खा रहे थे। विवांश को बहुत अजीब लगता है। विवांश परी से, ये कितना अनहाइजीनिक है, अगर तुम इसे खाओगी तो बीमार हो जाओगी, मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकता, तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर कुछ अच्छा खिलाऊंगा। विवांश की बात सुनकर परी मुंह बनाते हुए बोलती है, कुछ अनहाइजीनिक नहीं है, मुझे यही खाना है, मुंबई में भाई खाने नहीं देते और यहाँ आप मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगी, मुझे यही खाना है। विवांश परी को समझाते हुए बोलता है, देखो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। परी बच्चों की तरह जिद करते हुए, मुझे यही खाना है और अगर आपने मना किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, कभी बात नहीं करूंगी, बोलकर अपना मुंह फुला लेती है। विवांश को आखिर परी की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। विवांश परी से, ओके मैं तुम्हें खाने दूंगा। विवांश की बात सुनकर परी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन सुनकर परी का मुंह बन जाता है। विवांश आगे बोलता है, बट एक से ज्यादा तुम नहीं खाओगी। परी गुस्से में, वो एक आप ही खा लो, मुझे नहीं खाना। विवांश, ओके अच्छा 4 खा लो, इससे ज्यादा नहीं खाने दूंगा। परी चिढ़ते हुए, आप क्या जाकर गिनेगे मैं कितने खा रही हूँ कितने नहीं। फिर कुछ सोचकर विवांश की बात मान लेती है। ओके अब चलो, कहते हुए गाड़ी से उतर जाती है। विवांश भी गाड़ी से उतर जाता है। दोनों साथ में पानी पूरी के ठेले पर पहुंचते हैं। परी, भैया तीखे गोलगप्पे खिलाना। गोलगप्पे वाला, जी मैडम। विवांश परी की बात सुनकर उसे हैरानी से देखता है और डांटते हुए बोलता है, तुम तीखे गोलगप्पे नहीं खाओगी, खाने हैं तो मीठे खाओ। परी विवांश को अजीब नजरों से देखती है। तभी गोलगप्पे वाला उसे गोलगप्पे दे देता है। परी झट से गोलगप्पे को अपने मुंह में रख लेती है। उसे डर था कहीं विवांश उसके गोलगप्पे छीन न ले। भैया और तीखे, परी खाते हुए बोलती है। विवास बोलने वाला होता है, तभी परी अपने हाथ में पकड़े गोलगप्पे को उसके मुंह में रख देती है और मुस्कुराते हुए, जिंदगी का असली मजा तो गोलगप्पे में है। जिसने अपनी पूरी लाइफ में तीखे गोलगप्पे नहीं खाए उसने कुछ भी नहीं खाया। जो मजा तीखे गोलगप्पे में है वो मजा कहीं नहीं। लेकिन इस बार गोलगप्पा बहुत ज्यादा तीखा था, जिसकी वजह से विवांश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
विवांश जल्दी से पानी मांगता है। परी जल्दी से भैया से पानी मांग कर जल्दी से विवांश को पानी देती है। विवांश जल्दी से पानी पीता है, तब जाकर उसे कुछ राहत मिलती है। परी जल्दी से भैया से सूखी पापड़ी लेकर शिवांश को खिला देती है और माफी मांगते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था। परी को गिल्टी फील करता देखकर विवांश को बहुत बुरा लगता है। विवांश परी के दोनों कंधों को पकड़कर समझाते हुए बोलता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम अपने गोलगप्पे खाओ। परी, नहीं मुझे नहीं खाने। विवांश, पर क्यों, तुम्हारे तो फेवरेट है ना, और इसके लिए तुमने कितनी मुझसे लड़ाई की, तो अब क्यों नहीं खाने। परी मासूमियत से, इसकी वजह से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। परी की मासूमियत देखकर विवांश का दिल कर रहा था कि वो अभी जाकर परी को अपने सीने से लगा ले। विवांश परी से पूछता है, तो क्या तुम मेरे लिए अपने फेवरेट गोलगप्पे छोड़ दोगी, इतना प्यार करती हो मुझसे। परी मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत ज्यादा, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। परी अभी बोल ही रही थी तभी विवांश उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और नाराजगी से बोलता है, आज तो बोल दिया लेकिन दोबारा मत बोलना, और तुम भूल रही हो तुम मेरी जान हो, बोलकर उसके मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। परी मासूमियत से शिवांश की आंखों में देख रही थी। विवांश गोलगप्पे वाले से बोलता है, भैया तीखा कम। गोलगप्पे वाला, जी साहब, वैसे एक बात बोलूं, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमेशा साथ साथ रहना। गोलगप्पे वाले की बात सुनकर परी विवांश एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। गोलगप्पे वाला गोलगप्पे बनाकर विवांश को देता है। विवांश बड़े प्यार से गोलगप्पा परी को खिला देता है। परी के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। फ्लैशबैक एंड। अपनी बीती यादों को याद करके परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन परी जल्दी से अपनी आंसू साफ करके सामने देखने लगती है। तभी ग्रीन सिग्नल हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। राठौड़ मेंशन। अनामिका को बहुत बुरा लगता है, मैंने जाने अनजाने अंश को हट कर दिया, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले ड्रेसिंग कर लेती हूँ, उसके बाद अंश से जाकर माफ़ी मांग लूंगी। इतना सोचकर अनामिका फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई और पट्टी लेकर अपने पैरों की ड्रेसिंग करने लगती है। वही अंश एक रूम में पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसके कानों में रांगिनी अनामिका के कहे शब्द गूंज रहे थे, आई लव यू आशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आशु, बहुत दर्द है, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बेइंतहा नफरत करती हूँ तुमसे, आई हेट यू, प्यार करने लगी हूँ तुमसे, आई लव यू अंश, आई लव यू। पंचिंग बैग पर मारते मारते अंश के हाथों से खून निकलने लगता है, लेकिन अंश का गुस्सा शांत नहीं होता। अचानक से अनामिका का दर्द याद आते ही उसके हाथ रुक जाते हैं। वो अपना हाथ देखता है जिससे खून निकल रहा था। वो उस रूम से निकलकर अपने रूम में जाने लगता है। तब तक अनामिका भी अपने पैरों में पट्टी बांध लेती है और धीरे से बेड से उतरकर रूम से बाहर आने लगती है। अचानक से उसकी टक्कर लग जाती है और वह गिरने वाली होती है। तभी अंश उसे कमर से पकड़ लेता है। अनामिका अंश की आंखों में देखने लगती है, अंश भी उसकी आंखों में देखने लगता है। थोड़ी देर बाद अंश अपने सेंस में वापस आता है और अनामिका को सही से खड़ा करता है। तुम बाहर क्यों आई? अंश हल्का डांटते हुए अनामिका से पूछता है। अनामिका भोली सी शक्ल बनाकर अंश से शिकायत भरे लहजे में बोलती है, तुम तो मुझे रूम में अकेला छोड़कर चले गए, पैरों में पट्टी भी नहीं बांधी, तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, भूख भी लगी है, सुबह से मेहंदी के चक्कर में कुछ भी नहीं खाया और मेरी मेहंदी भी नहीं हुई। अंश ध्यान से अनामिका की बातें सुन रहा था। अनामिका आगे बोलती है, वैसे थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, मुझे नहीं पता आर्यन। तभी अंश उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। अनामिका बिना पलके झपकाए अंश को देखने लगती है। अंश अनामिका के होठों से अपनी उंगली हटाकर उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, इन होठों पर सिर्फ एक नाम रहना चाहिए, वो है अंश राठौड़। अगर मेरे अलावा मैंने किसी भी लड़के का नाम तुम्हारे मुंह से सुन लिया तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। अनामिका तो बिना पलके झपकाए अंश की आंखों में देख रही थी। अचानक से वो मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हें जलन हो रही है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। 60 जलन। अनामिका की बात सुनकर अंश उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, यू आर ओनली माइन, तुम पर सिर्फ मेरा हक है अंश राठौड़ का, लेकिन एक वादा है मेरा तुमसे, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी, कोई भी नहीं। अंश की बातें सुनकर अनामिका की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है और वो अपने दोनों हाथ अंश के गले में डालकर बड़े प्यार से बोलती है, तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन कहना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। अनामिका की बात सुनकर अंश सरकास्टिक स्माइल करता है और अनामिका को झटके से पलटकर उसके पेट पर अपने दोनों हाथ रखकर अपने मुंह को उसके कान के पास ले आकर धीरे से बोलता है, आइडिया की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे भी तुमसे प्यार करता हूँ, कहकर ये लोभ पर किस कर लेता है। अनामिका एकदम से शॉक्ड हो जाती है। अंश गर्दन से आते आते उसके कंधे पर किस करने लगता है। अनामिका कुछ नहीं बोली, उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। तभी वहां पर अबीर आ टपकता है। भाई मैं क्या पूछ रहा था, अबीर बोल ही रहा था, तभी सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अबीर की आवाज़ सुनकर अनामिका जल्दी से अंश की पकड़ से छूटने लगती है, लेकिन अंश था जो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अंश अबीर को इग्नोर करके अनामिका को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और फिर घूरते हुए अबीर से पूछता है, तुम्हें कुछ काम था मुझसे?
अंश की बातों में उसकी चिढ़न साफ जाहिर हो रही थी, वही अनामिका तो शर्म के मारे मरी जा रही थी। अबीर मुस्कुराते हुए अंश से बोलता है, रोमांस चल रहा है, वैसे एक बात बोलूं? अंश चिढ़ते हुए बोलता है, अगर ना कहूंगा तब भी बोलोगे तो अच्छा है, बोल ही दो और जल्दी से बोलकर यहाँ से दफा हो जाओ। अनामिका तो अपना सर झुकाए उन दोनों की बातें सुन रही, उसका मन कर रहा था वो अंश का सर फोड़ डाले, लेकिन गलती तो उसकी थी, उसे क्या जरूरत थी रूम से बाहर निकलने की। अनामिका मन ही मन अपनी गलती पर पछता रही थी। अबीर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे भाई अभी आपकी शादी में 2 दिन बाकी है, तो अपना बाकी रोमांस शादी के बाद के लिए रखना है ना मेरी होने वाली भाभी जी। कहते हुए अनामिका की तरफ देखता है जो शर्म से अपना सर झुकाए खड़ी थी। अंश गुस्से में, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरी बीवी मेरा मन, मैं जब चाहे तब रोमांस करूं, तुम्हें कोई दिक्कत है नहीं ना? इससे पहले मैं वापस तुम्हें स्विट्जरलैंड भेज दूं, निकल जाओ यहाँ से। अंश की बात सुनकर अनामिका आंखें फाड़कर अंश को देखने लगती है और मन ही मन खुद से कहती है, अनामिका सोच ले कहीं तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, इससे प्यार करके जब यह अपने भाई को नहीं बख्श रहा तुझे क्या बख्शेगा? तैयार हो जा हर रोज एक नहीं सजा भुगतने के लिए। तभी अनामिका को अंश की अपने लिए कैर याद आने लगती है और वह खुद से बोलती है, नहीं तूने कोई गलती नहीं की है, अंश तुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ जाहिर नहीं करता, कोई बात नहीं, शादी के बाद बदल जाएगा, वैसे भी प्यार में तो सब लोग बदल जाते हैं और अंश भी बदल जाएगा। सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। अबीर मुंह बनाते हुए अंश से बोलता है, भाई मुझे क्या प्रॉब्लम, मेरे लिए तो अच्छा है, जल्दी से चाचू बन जाऊंगा, फिर मैं रोज अपने भतीजा भतीजी के साथ खेलूंगा और कोई मुझे नहीं रोकेगा। अबीर की बात सुनकर अनामिका की आंखें नम हो जाती है और वो जल्दी से खुद को अंश की पकड़ से छुड़ाकर अपने रूम में भाग जाती है। अंश भी अनामिका के पीछे पीछे जाने लगता है। अबीर हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। इन दोनों को क्या हुआ, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? लेकिन जो भी हो इतना तो पता चल गया, मेरे अंश भाई अनामिका भाभी से बहुत प्यार करते हैं। कहते हुए अबीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अनामिका अपने रूम में आकर बेड के सहारे जमीन पर बैठ जाती है। उसके कानों में डॉक्टर की कही बात गूंजने लगती है, आई एम सॉरी बट अनामिका आप कभी मां नहीं बन सकती। अनामिका अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगती है। क्यों हमेशा मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है? क्यों मुझे कोई खुशी नहीं मिल सकती? क्यों आखिर क्यों? कहते हुए जोर जोर से रोने लगती है। तभी उस रूम में अंश आता है और देखता है कि अनामिका जमीन पर बैठी रो रही है। अंश अनामिका के पास जाकर जमीन पर बैठ जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। रो क्यों रही हो, चलो चुप हो जाओ, कहते हुए उसके सिर पर किस करता है। अनामिका रोते हुए बोलती है, मैं कभी मां नहीं बन सकती, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? पहले मुझसे मेरी फैमिली को छीन लिया, उसके बाद मुझसे मां बनने का भी हक छीन लिया, क्यों? अंश अनामिका का चेहरा अपने हाथों में भरकर अनामिका को शांत करवाते हुए बोलता है, चुप, तुम्हारा भगवान किसी को कोई खुशी नहीं दे सकता, इसीलिए तो मुझे तुम्हारे भगवान पत्थर की मूर्ति पर कोई भरोसा नहीं है। जो होना था वह हो गया, इसे भूल जाओ। और रही बात बच्चे की, तो मुझे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए सिर्फ तुम काफी हो, कहकर अनामिका के माथे से अपना माथा जोड़ लेता है। कुछ देर तक दोनों यूं ही रहते हैं। वही विवांश और परी गाड़ी में खामोश बैठे थे। अचानक से विवांश गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। परी का सिर डैशबोर्ड से टकराने वाला होता है कि विवांश अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका सर टकराने से बचा लेता है और उसकी फिक्र करते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? विवांश को अपनी फिक्र करता देखकर परी मुस्कुराते हुए टोंट मारते हुए बोलती है, क्या बात है मिस्टर विवांश, आपकी नफरत खत्म हो गई क्या जो आप मेरी फिक्र कर रहे हैं? वैसे अगर आप भूल गए तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी आदत हो गई है दर्द सहने की, छोटी छोटी चोटों से मुझे दर्द नहीं होता, कहकर अपना मुंह फेर लेती है। परी की बातें विवांश को चुभ रही थी। विवांश धीरे से बोलता है, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है, और रही बात तुमसे नफरत करने की तो उसकी वजह तुम जानती हो। उसकी बात सुनकर परी उसकी तरफ देखती है। ये कौन सा प्यार है कि जो एक सच्चाई जानने पर प्यार डगमगा जाए? जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो उससे आप नफरत करने लगे, उसे दिन रात टॉर्चर करें, उसकी सबके सामने इंसल्ट करें, ये कौन सा प्यार है? मान लिया अगर मेरे भाई ने कुछ गलत किया तो उसकी सजा मुझे क्यों मिली? विवांश चुपचाप परी के लगाए इल्जामों को सुन रहा था, क्योंकि गलती तो उसने की थी। मेरी क्या गलती थी? अगर मेरा भाई गलत है तो गलत तुम भी थे, क्योंकि तुमने भी मेरे साथ धोखा किया, मुझसे जबरदस्ती शादी की और अपनी मर्जी चलाकर मुझे डिवोर्स भी दे दिया। जब तुम्हें तब मेरी चिंता मेरी फिक्र नहीं हुई तो अब क्यों हो रही है? प्लीज मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, कहकर परी खिड़की से बाहर देखने लगती है। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। परी अपने आंसू पहुंचकर गहरी सांस लेती है।